गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम। हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत पाजी की हाल चाल है? हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप दोनों तो आज मुनीज़े ने फिर से मैचिंग की है मेरे साथ, देख ले सर। जबरदस्त। एक वैसे रेड का शेड मेरे पास भी है, मैंने भी कैसे हैं सोचा आप था। लोग सब? सर्दी कैसी है? लाहौर की सर्दी पे शिद्दत कोई है कि नहीं? हाँ वैसे नहीं, कमी आ इस्लामाबाद की गई है। तरह आज तो धूप बड़ी खूबसूरत निकली हुई है। लेकिन ये है कि हरमीत जिस टॉपिक पे हम जा रहे हैं, हाँ। आज वैसे बड़ी मजेदार चीजें होंगी हमारे पास फसी बारी खान होंगे घिसी पिटी मोहब्बत के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बात यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली पिछले कुछ दिनों में, वो तुम्हें मालूम है कि ट्रंप ने एक मुआहदा किया था। बिल्कुल रऊफ साहब, बाइडन की जो इंतज़ामिया है, अमेरिका के नए सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि जो ट्रंप ने अमन मुआहिदे की तरफ एक खुशाइन जो इकदाम था अमेरिका का कि अफ़गानिस्तान में अमन को कायम किया जाए और अफ़गानिस्तान में ही अमन से खित्ते का मुमकिन होगा, उस पर जो बाइडन ने कहा है कि नज़र सानी की जाएगी। ये मामला 2001 में शुरू हुआ था जब अमेरिका ने अटैक किया था सितंबर में अफगानिस्तान में, उसको तालिबान से फ्री करने के लिए। मुसलसल जंग चलती रही है। लेकिन हुआ ये कि ट्रंप ने जो वो मुआहदा किया, उसके तहत ये था कि अमेरिका अपनी फौजें वापस बुला लेगा। अमेरिका के साथ नेटो भी अपनी फौजें वापस बुला लेगा। साथ में ये होगा कि उन्होंने हजारों कैदी थे जो तालिबान के थे, उनको रिहा करना था, वो भी उन्होंने कर दिया। रऊफ साहब, देखा जाए तो माजी में इतने वक्त से लेकर अब तक 2500 की तादाद बताई जा रही है कि अमरीकी फ़ौजी अब सबसे मिनिमम वहाँ पर रह गए हैं। इसी तमाम मौजू पर बात करने के लिए रहीमुल्लाह यूसुफजई से हमारा रब्ता हुआ है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू, शुक्रिया। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि बाइडन इंतजामिया ने उस अमन मुआहिदे पर दोबारा नजर सानी का कह दिया है? एक बेहतर इकदाम था, मामला बेहतर होने जा रहे थे। 2021 मई में अमेरिका बिल्कुल वहां से निकल जाने वाला था कि अब जब बाइडन आए तो उन्होंने दोबारा नजर सानी का कह दिया है। क्या हो सकता है? देखिए, ये सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पे नजरसानी नहीं हो रही, बल्कि जो ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम का मुआहदा हुआ था, 6 मुल्कों ने किया था, उसके ऊपर भी गौर हो रहा है। और बाकी भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर रिव्यू हो रहा है। ये तो हमेशा से जब नई हुकूमत आती है, ख़ास तौर पे वो अगर किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, अभी देखें ना, रिपब्लिकन की हुकूमत थी, अब डेमोक्रेट्स आए, तो ज़ाहिर है वो नज़रसानी तो करेंगे। और वैसे भी ट्रंप की हुकूमत भी कह रही थी कि तालिबान के हमलों में इजाफ़ा हुआ है, तशद्दुद में कमी होनी चाहिए। और उनका ये भी एक राय थी कि ये जो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, तालिबान कोई लचक नहीं दिखा रहे। तो मेरे ख़्याल में इसके ऊपर ज़ाहिर है वो गौर करेंगे। और हमने ये भी देखा आखिर में कि ट्रंप इंतज़ामिया ने बाइडन के लोगों के साथ ताउन नहीं किया था। जो मुआहदे हुए थे, जो फैसले हुए थे, उसकी पूरी मालूमात उनको नहीं दी गई थी। तो मेरे ख़्याल में बाइडन और उनके लोग चाहेंगे कि उनको पूरी मालूमात हासिल हों, क्या मुआहदा हुआ था, क्या इसमें कोई खुफिया शराइत भी हैं। क्योंकि ये भी जिक्र हुआ था जब ये मुआहदा हुआ फरवरी में पिछले साल, इसमें कुछ खुफिया पॉइंट्स भी हैं जिनका जिक्र नहीं हुआ, और उसको माइक पॉम्पियो ने माना भी था कि कुछ इसमें खुफिया बातें भी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारे उमूर को देखने के बाद वो फैसला करेंगे। अच्छा, ये बताइए, वो जो जैक सलिवन ने फ़ोन किया हम्दुल्ला को, और ये भी आप जानते हैं कि वो इस बात के ऊपर जो ट्रंप इंतज़ामिया के मुआहदे हैं उसके ऊपर बैक ट्रैक करना या उसको दोबारा से देखना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में तशद्दुद की लहर में कमी नहीं आई। तालिबान के ज़ेर तसल्लुत जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी कई कमांडर ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं। क्या ये बुनियादी वजह बनती है कि तालिबान से जो मुआहदे में कहा गया था कि वो अपने इलाकों में अमन रखें, बाकी अफ़गानिस्तान में भी अमन रखें? अभी पिछले दिनों 2 ख़वातीन जजेस जो हैं उनको मार दिया गया, कई सहाफ़ी मारे गए, कई बॉम्ब अटैक्स हुए। ये बुनियादी वजह बनती है? देखिए, ऐसे कई हमले हुए हैं जिसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। कुछ की ज़िम्मेदारी तो दाइश ने, इस्लामिक स्टेट ने कबूल की थी।
वो तो ख़ास तौर पे अहले तशी के ऊपर हमले करते हैं, काबुल में करते हैं, लेकिन ये कि तालिबान ने 2-3 बड़े हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की और कुछ हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, हालांकि लग रहा था कि ये हमले भी तालिबान ने किए हैं। तो एक तो ये जो जंग हो रही है, हमलों में इजाफ़ा हुआ है, तो उससे कोई अच्छा माहौल नहीं बन रहा मुज़ाकरात करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अफ़गान हुकूमत का मुतालबा था कि बाइडेन इंतज़ामिया इस सारे माहदे के ऊपर नज़रसानी करे। इस माहदे में ट्रंप ने तालिबान को काफ़ी कंसेशंस दी हैं, काफ़ी उनकी बातें मानी हैं, लेकिन तालिबान ने कुछ नहीं माना। तो ये भी एक वजह है। लेकिन ये कि तालिबान के जो इलाके हैं, तकरीबन 50% जो इलाका है अफ़गानिस्तान का, ख़ास तौर पे देही इलाके, वो तालिबान के कंट्रोल में है। इसको अमरीकी भी मानते हैं। तो वहाँ तो उनकी मर्ज़ी है जो भी वो करें, लेकिन कुछ हमले शहरों में हुए और कुछ हमले में सिविलियंस काफ़ी मारे गए, तो उसके ऊपर अफ़गान हुकूमत को और अमेरिका को काफ़ी तशवीश है। जी हरमीत जी। रहीमुल्लाह साहब, अगर देखा जाए तो आज अगर तालिबान और अमेरिका अगर एक टेबल पे है, आमने सामने है, तो इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को बहुत जल्दी थी अफगानिस्तान से निकलने के लिए, जिस पर पाकिस्तान को काफ़ी खदशात थे। अब आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इंतजामिया जो नए नजरसानी की बात कर रही है, तो क्या ये मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए कोई बेहतरी होगी, या ये भी उसी जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया है उसी की तरह ये उसी पर कारबंद है और जल्द से इनखला करना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उमूमी तौर पर तो बाइडेन इंतज़ामिया भी यही चाहती है कि अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से निकाल ले। अब सिर्फ टाइमिंग का मसला है। ट्रंप ने वादा किया था मुआहदे में जो दोहा में हुआ था कि मई तक वो अपनी फ़ौजों को निकाल लेंगे। आप देखें कि सिर्फ 2500 अमरीकी फ़ौजी रह गए हैं। इसके अलावा कोई 11,000 जो बाकी नेटो के मेंबर्स हैं उनकी फ़ौजें भी हैं, उनका जिक्र बहुत कम होता है। और उसके अलावा कोई 18,000 वहाँ पर किराए के फ़ौजी हैं, किराए के फ़ौजी, कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें, मर्सनरीज़ कह रहे हैं, वो भी हैं। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से उन्होंने भर्ती की है। नेपाल से गोरखा लेकर आए हैं, युगांडा से लेकर आए हैं, काफ़ी अफ्रीकी मुल्कों से लेकर आए हैं, और वो जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और जो उनकी सप्लाई लाइन है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ अमेरिका की फ़ौज की बात भी नहीं है, इसमें और लोगों को भी निकालना पड़ेगा। और मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि सारे गैर मुल्कियों को अफ़गानिस्तान से मई 2021 तक निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम रहा है। जो तालिबान और अमेरिका की बातचीत हुई, मुआहदा हुआ, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार था, और अमेरिका ने भी माना और तालिबान ने भी माना। और अभी जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन हम ज़रा सामने नहीं आ रहे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तशद्दुद में कमी हो जाए। तालिबान से बार बार कहा जा रहा है कि वो जंग बंदी करे, लेकिन तालिबान नहीं मान रहे। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि तालिबान अपनी मर्ज़ी करते हैं, उनके अपने मकासद हैं और वो उसके लिए जंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता, ये एक मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, और इसमें फिर अमेरिका का भी रोल है। पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, ज़रा इस बारे में बता दीजिए कि अगर 2021 मई में अमेरिका अपनी फ़ौजें नहीं निकालता, तो फिर तालिबान की जानिब से ये कहा गया है कि वो हमले जारी रखेंगे, और हमने ये गुज़श्ता साल भी देखा कि उन हमलों में कोई कमी वाक़ई नहीं आई। ऐसे में जो बाइडेन ने जब कहा है कि दोबारा नज़रसानी होगी, तो अब इस पर पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? देखिए, ये एक मेरे ख्याल में बड़ी अनसर्टेनिटी हो जाएगी अगर ये बाइडेन फैसला करते हैं कि वो माहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। वो एक ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि उनके कुछ फ़ौजी जो हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए मज़ीद कुछ अर्सा अफ़गानिस्तान में रहें। तालिबान इसको भी नहीं मान रहे। तालिबान कह रहे हैं कि हम खुद दाइश से और बाकी लोगों से निमट लेंगे। तो ये देखें, अभी तो फ़िलहाल अमेरिका, नेटो और तालिबान का आपस में जंगबंदी का मुआहदा है। तालिबान उनके ख़िलाफ़ हमले नहीं कर रहे और अमेरिकी इसको मान रहे हैं।
लेकिन अगर ये मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो तालिबान और अमेरिका और नेटो की जंग फिर से शुरू हो जाएगी, ये जंगबंदी ख़त्म हो जाएगी और इसका मनफी असर बैनुल-अफ़गान मुज़ाकरात के ऊपर भी पड़ेगा। तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो बातचीत हो रही है वो फिर आगे नहीं बढ़ेगी, तो हालात काफ़ी मखदूश हो जाएंगे। पाकिस्तान को परेशानी है। पाकिस्तान ने एक तो ये कहा कि जो इनखला गैर मुल्की फ़ौज का है वो ज़िम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबल विड्रावल होना चाहिए। दूसरी बात पाकिस्तान ने ये कही कि निकलने से पहले आप इनकी आपस में बातचीत और मुआहदा कराएं ताकि वहाँ पर आइंदा का जो निज़ाम है, जो अमन है, उसके लिए फ़ैसले हो सके। तो पाकिस्तान तो कोशिश करेगा, लेकिन मैंने पहले कहा ना कि ये पाकिस्तान अकेले ये नहीं कर सकता। अच्छा, ये फरमाइए मुश्तरका रहीमुल्लाह साहब, जिम्मेदारी है, जो इलाकाई ताकतें हैं, चीन भी है, रूस भी है, ईरान भी है, अमेरिका भी है, कतर भी है, पाकिस्तान, सबको मिलकर ये जिम्मेदारी निपटानी पड़ेगी और अफ़गानिस्तान के अमन के लिए काम करना पड़ेगा। फिर ख़ास तौर पे जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनको एक बड़ा किरदार अदा करना है। उनके बगैर तो ज़ाहिर है ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। रहीमुल्लाह साहब, ये फरमाइए, बात असल में ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सारे मुतहारिब ग्रुपों को इकट्ठे बिठा के पहले एक फ़ैसला कर लिया जाए, फिर इत्तहादी और अमेरिका वहाँ से निकले। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो करज़ई गवर्नमेंट है वो जो चाहती है वो तालिबान नहीं मान रहे। तालिबान कह रहे हैं पहले खिलाफत इस्लामिया बने, पूरा निज़ाम हो इस्लामी, उसके तहत वो ऐलान किया जाए, तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पे आएँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, अमली तौर पे भी। वो स्टेलमेट सी है, तो इसको किस तरह से निपटाएंगे? दोनों जो हैं वो, यानी मुआहदे के खात्मे से ये तो होता है कि तालिबान के अटैक नेटो फोर्सेस पे भी और अमेरिकन फोर्सेस पे भी हो जाएंगे शुरू, लेकिन आपस में उनके इत्तेफाक नहीं है और बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं। इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये 42 साल से जंग हो रही है और आपस में दुश्मनियां हैं, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर गांव में दुश्मनियां हैं। तो ज़ाहिर है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है। 18 महीने मुज़ाकरात हुए तालिबान और अमेरिका के, उसके बाद कहीं जाकर मुआहदा हुआ और अभी जो तालिबान और अफ़गान हुकूमत के मुज़ाकरात हैं वो सितंबर में शुरू हुए थे और अभी फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया है, वो ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट मुज़ाकरात के लिए क्या होगा, रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होगा। अभी एजेंडे के ऊपर कुछ 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हैं, अभी तक कोई उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ। तो ये बड़े मुश्किल मुज़ाकरात हैं और जिस तरह आपने भी कहा कि ये इतने मुतहादिर ये ग्रोह हैं और इनको आपस में बिठाना, बात करवाना, फ़िलहाल तो सिर्फ अफ़गान आपस में बात कर रहे हैं। ये 41 लोग हैं, 21 तालिबान हैं और 20 काबुल से आए हैं, ये बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अकेले इनके लिए मुमकिन नहीं है। इनको जो है सहूलतकार चाहिए, इनको पीस मेकर्स चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका, कतर, ये सब ये किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी मुश्किल हालात हैं और इसमें हमें तवक्कुआत को कम रखना चाहिए। 42 साल की जंग के बाद वहाँ पर अमन कायम करना और स्टेबिलिटी लेके आना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। बेखल भाई इजाज़त लेते हैं, हमारा टाइम अब अगले उसके सेगमेंट का हो जाएगा। मैं एक छोटी सी जिक्र कर दूं, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी सदीक बर्मक ने बनाई, अच्छा, जिसका नाम है उसामा। अच्छा, ये फिल्म ज़रूर देखी जानी चाहिए। यानी जब तालिबान का वहाँ पे दौरे हुकूमत था, उसमें ख़वातीन पे, बच्चों पे क्या हुआ, एक इंतहाई खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, और वो खौफजदा कर देती है इंसान को इस हवाले से कि क्या बनेगा, क्या होगा। मतलब अगर बच्चों को इस तरह के मजालिम का सामना करना पड़ा, छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह के मजालिम का सामना करना पड़ा। अच्छा, यहाँ से हमने चलना है आगे, तो शाम साहब हमारे साथ आएंगे जो शिकागो में हमारे साथ मौजूद अच्छा। है। लेकिन मैं ये बताऊं कि जिस टॉपिक में हमने बात करनी है वो हम बहुत कम लोग जानते तो होंगे कि रेफ्यूजीज़ की बात कर लें, जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे, वो मामला भी बड़ा अहम था इस सिलसिले में। 2019 फरवरी में यहाँ पर UNHCR फिलिपो ग्रैंडी भी आए, UN सेक्रेटरी जनरल भी आए
और ये पहली बार हुआ कि वो 70 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान आए और उन्होंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात की। वो मामला जो अभी तक जिसको इतनी कंसिडरेशन हासिल नहीं थी, जिस पर काम नहीं हो रहा था, वो उजागर किया गया। पाकिस्तान की जो मुआवनत है, पाकिस्तान ने जो भी किया अफ़गानिस्तान में अमन के लिए, वो काबिल दाद और काबिल तहसीन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। तो हम चलेंगे, मैं थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर दूं कि एहतशामुद्दीन जो हैं ये काम करते हैं पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं बांग्लादेश में। अच्छा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तकरीबन 4-5 लाख पाकिस्तानी जब 71 की जंग हुई थी वो बांग्लादेश में रह गए थे और वो कैंपों में रहते हैं। वो किसी मुल्क के शहरी नहीं है। पाकिस्तान उनको वापस नहीं ले सका और बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उनको कैंपों में रखा गया। मैं 2-3 दफ़ा विजिट कर चुका हूँ उन कैंपों को, और आप यकीन करो कि जानवरों से बदतर जिंदगी है उन बेचारे लोगों की। एक एक कमरे में 2-2 खानदान रहते हैं, छोटे छोटे कमरों में। एक चारपाई जिसके ऊपर एक खानदान सोता है, नीचे उसके दूसरा खानदान सोता है, तंग गलियां। 116 कैंप्स हैं 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और जैसा कि आपने बताया 1 मीटर का फासला है सिर्फ एक कैंप से दूसरे कैंप के बीच में, या कैंप्स ही कैंप्स हैं और एक कैंप से दूसरे कैंप में जाने के लिए सिर्फ इतना सा फासला है। और ये मामला 1947 से शुरू हुआ जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ, और जो ईस्ट और वो जो बिहार से लोग थे, हाँ, वो बहुत सारे वहाँ पे मतलब जाके इंडिया बसे। से लोगों को जिनको करीब पड़ा था वो ईस्ट पाकिस्तान मूव कर गए, लेकिन 71 में वो वहाँ पर उनको वो राइट्स नहीं मिल सके, वो रहने के राइट्स, बुनियादी चीज़ें उनको वहाँ नहीं मिल सकी। वो अभी तक उससे महरूम है और बिहारी उन्हें कहा जाता है। मैं तो वहाँ जाके मैंने देखा है ना, हाँ। कि आप जैसे ही उनके कैंपों में दाखिल हो आपको बड़ा सा पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। अच्छा, आपको बाहर बांग्लादेश में लोग बंगाली बोलते हैं, हाँ। आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं खालिसतन उर्दू बोली जाती है। अच्छा। बड़ी खूबसूरत। खैर शिकागो में जो एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा काम किया वहाँ पे उन कैंपों में बेहतर सहूलियात के लिए, उनको इसके लिए कि उनको राइट्स मिल जाएं, और कुछ नहीं तो बांग्लादेश में ही उनको नेशनैलिटी मिल जाए। उनको कार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन वो कार्ड सिर्फ इस हद तक है कि इलेक्शन में हिस्सा ले सके। बिल्कुल। अभी की सूरत हाल ये है, मैं सिर्फ छोटा सा बता दूं, अभी की सूरत हाल ये है कि वो मेयर ने वहाँ पे ढाका के कहा कि इन कैंपों को तोड़ दिया जाए। अगर उनको बुलडोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो इनके पास रहने की जगह भी नहीं होगी। ठीक है, तो एहतशाम साहब को लें। बिल्कुल एहतशाम साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत सा काम आपने किया है, इसके ऊपर तहकीक भी किया है। आपसे ही जानना चाहेंगे कि ये जो बिहारी मुस्लिम्स हैं क्या बनेगा इनका इशू कब सामने आएगा? रोहिंग्या रेफ्यूजीज के बारे तो आलमी सतह पर बात की जाती है, लेकिन ये नेग्लेक्टेड है, इनके ऊपर कब काम होगा? इनको इनके राइट्स कब मिलेंगे? जी, यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि इनको ये राइट्स कब मिलेंगे कि ये एक सिटीज़न की हैसियत से पाकिस्तान या बांग्लादेश या दुनिया के किसी कोने में जाके रहेंगे और उनको बुनियादी सहूलतें दस्तयाब होंगी। असल में इनका देखिए, इनके मसाइल को जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये हैं कौन लोग। जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि ये 1947 में जो हिंदुस्तान के जो अक़लियती सूबे थे मुसलमानों के, उनमें से जिसमें से बिहार, यूपी, सीपी, लखनऊ, आसाम, त्रिपुरा, ये तमाम के तमाम लोग वहाँ गए थे, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान करीब था वहाँ से, चूँकि बिहार और बंगाल करीब था, तो वहाँ वो मुंतकिल हो गए थे। और वो कायदे आज़म की अपील पे वहाँ पे ऑप्ट किया था उन्होंने हिजरत नहीं की थी, इसलिए कि रेलवे का निज़ाम चलाने के लिए और दूसरे कारखाने चलाने के लिए कायदे आज़म को लोग चाहिए थे मशरक़ी पाकिस्तान में स्किल्ड, और उसके लिए वो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जाके उन्होंने उस मुल्क का, उस हिस्से का निज़ाम संभाला, निज़ाम हुकूमत चलाया। और जब 25 साल के अंदर ही अंदर जब अलहदगी की तहरीक चली, तो जाहिर है आइडियोलॉजिकली वो अलहदगी की तहरीक का साथ नहीं दे सकते थे। उन्होंने मुत्तहदा पाकिस्तान की हिमायत की। यही उनका जुर्म था कि जब आर्मी ऑपरेशन हुआ, तो ढाका में तो आर्मी ऑपरेशन हुआ, लेकिन दूसरे इलाकों में जैसे खुलना में, सैदपुर में, संताहार में, मेमन सिंह में, यहाँ पे जो रिवॉल्ट किया है EPR ने, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने, उन्होंने कत्लेआम करना शुरू किया उन लोगों का जो पाकिस्तान के हामी थे और जिन्होंने अलहदगी का साथ नहीं दिया। ये वही लोग हैं कि जब वहाँ पे ढाका फॉल हो गया और उनका आज़ाद बांग्लादेश बन गया, तो उनको उनके घरों से निकाल के मैदानों में डाल दिया गया, जहाँ पे रेड क्रॉस ने, आलमी रेड क्रॉस कमेटी ने झुग्गियाँ बना दी और उनसे सर्वे किया कि आप
कहाँ रहना चाहेंगे, सही। पाकिस्तान जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहेंगे। ठीक। उनके वो लोग 5,73,000 बच गए थे कत्लेआम के बाद, उन सब ने सर्वे में ऑप्ट किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। और एहतशाम साहब, आज उस एहतशाम दिन से साहब एक लेके लम्हे के लिए आज इजाजत तक दीजिए। वो उन्हीं कैंपों में पड़े हुए हैं। जी जी एहतशाम साहब एक इजाजत दीजिए, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एहतशाम साहब की बात जारी रहेगी। बताएंगे हम कि इन बिहारियों का अब हाल क्या है और बिल्कुल। अगर कैंप टूट जाते हैं तो ये बेचारे कहाँ बिल्कुल जाएंगे। पब्लिक जानने के लिए साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम बात कर रहे थे बिहारियों की और एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिला ताखीर एहतशाम साहब के पास ही चलते हैं। एहतशाम साहब बताइएगा, पाकिस्तान में क्यों इस पर बात नहीं हो रही? हुकूमतें तब्दील होती जा रही हैं लेकिन इस मौजू पर बात नहीं हो रही, क्या वजह है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही बनती है। इसलिए कि जब 71 में पाक भारत जंग हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौजों ने वहाँ से उन गैर बंगालियों को, जिनको हम बिहारी भी कहते हैं, उनके नौजवानों को हायर किया था और उनको लेकर एक बनाई थी उन्होंने वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान राइफल जो रिवॉल्ट कर गई थी, उसको इस पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स के नाम से उन बच्चों को वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई 1 हफ्ता 10 दिन, और उनको भारत के सरहद पे भेज दिया गया कि उनसे आपको जंग लड़नी है। अच्छा देखिए, 73 में एक सह फरीकी मुआहदा हुआ था दिल्ली में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के माबैन, जिसके तहत जो जनरल्स पे मुकदमा चलाया जाना था 195 जनरल्स पे, उस पे ये राज़ी हो गए तीनों ममालिक के उन पे मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और वो पाकिस्तान चले जाएंगे। बंगाली जो मगरबी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में रह गए थे उनको बांग्लादेश भेजना था, वो चले गए। जो नॉन बंगालीज थे उनको पाकिस्तान आना था बांग्लादेश से, क्योंकि उन्होंने ऑप्ट किया था। तो उनको उनमें से कुछ लोग 1,73,000 तो आ गए, बाकी वहीं पे वहीं रह गए, इसलिए कि वहाँ पे एयरलाइन अक़वाम मुत्तहिदा की बंद हो गई और वो वहाँ रह गए। फिर 1988 में पाकिस्तान और राब्ता आलम इस्लामी के दरमियान एक मुआहदा हुआ और उसके तहत तय पाया कि तमाम के तमाम लोगों को वहाँ से ला के पंजाब में आबाद किया जाएगा। और उसमें तकरीबन जो सर्वे किया गया राब्ता आलम इस्लामी के तहत 2,73,000 लोग कैंपों में रह गए थे। ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान की तरफ से 25 करोड़ रुपए दिए थे और इतनी ही रकम राब्ता आलम इस्लामी ने भी उस फंड में दिया था जिसका नाम राब्ता ट्रस्ट पड़ा था। फिर 80 के दहाई में जुनेजो साहब के दौर में एक सेनेट ने एक मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की कि उन सबको पाकिस्तान लाया जाएगा, और 4 सेनेटर्स ने, जिसमें कि साहिबजादा मंदुखेल, नूरजहां पानीज़ई, फसीह इकबाल और चौधरी सफदर, ये तमाम चारों सूबों से ये सेनेटर्स गए, उन कैंपों का दौरा करके आए और उन्होंने आके सेनेट में ये बात की कि वो पाकिस्तानी है और उनको पाकिस्तान आना चाहिए। उसके बाद से सूरत हाल ये है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं। बाज़ हुकूमतें आने के बाद वादे करती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब 300 ख़ानदान को लेकर आए थे और 1992 में उन्होंने वज़ीर आज़म थे और खालिदा ज़िया वज़ीर आज़म थी। वहाँ इस्लामाबाद में एक जॉइंट कम्युनिके हुआ दोनों के दरमियान कि हम लाएंगे। अब पाकिस्तान उससे बिल्कुल इनकारी है और उनकी हालत जो वहाँ पे हो रही है, आए दिन उनके कैंपों में आग लगा दिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग जाएं। कभी उनको वो मुनहदिम कर दिया जाता है उनके कैंपों को ताकि वो वहाँ से निकल जाएं। तो आखिर ये लोग जाएं कहाँ? इनकी सूरत हाल ये अजीब हो रही है और ये जिम्मेदारी बिल्कुल पाकिस्तान पे होती है। एहतशाम साहब ये बताइए, मैंने भी चूँकि वो कैंप देखे हुए, मैं बता सकता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बेचारों की जानवरों से बदतर ज़िंदगी है, बहुत बुरे हाल में वो रह रहे होते हैं। तो अब अगर उनके कैंप, जो लेटेस्ट खबर ये है कि उनको मुनज़्ज़म करने का कहा गया है कि उनको गिरा दिया जाए, तो ये आपके ज़हन में कुछ आता है कि मतलब फिर वाकई अगर नेशनलिटी इनके पास बांग्लादेश की नहीं होगी, पाकिस्तान इनको लेगा नहीं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, तो इनका क्या किया जाए? मतलब हल क्या है? हल तो एक तो कम से कम ये सूरत हाल निकलती है कि बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जाए कि जो 71 के बाद पैदा होने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम नेशनलिटी बाकी मिल जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पहले के लोग हैं वो अब कम ही रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं। फिर उनके बारे में रऊफ साहब देखिए, 2008 में वहाँ पे कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था बांग्लादेश में कि जो सन 71 के बाद जो बच्चे कैंप में पैदा हुए हैं उनको वोट देने का राइट होगा।
अच्छा, वोट देने का राइट जब होता है तो इवेंचुअली सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया और उस कार्ड से वो सिर्फ वोट दे सकते हैं। आप अभी देखिए, अभी जनवरी में ही जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से, तो उन्होंने 3 मुतालबात रखे पाकिस्तान से। अखबारात में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पहला मुतालबा ये था कि पाकिस्तान अपोलॉजी करे बांग्लादेश से 71 के वाक़यात के बारे में। दूसरा मुतालबा था कि अपने स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ को यहाँ से लेके चला जाए। और तीसरा ये था कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मसला है उसको, इन तीनों को जब तक आप हल नहीं करेंगे तो हमारी आपके ताल्लुकात बेहतर हो ही नहीं सकते। तो अभी तक उनका जो इंस्टांस है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज़ हैं, उनको यहाँ से लेके जाइए। और पाकिस्तान जो है वो इनकार करता है, हालांकि ये सारे मुआहदे उसने कर रखे हैं। और ये अफसोसनाक बात है कि अभी ये देखिए, इस सर्दी के ज़माने में उनको जो मुनहदिम किया गया है, और वहाँ के मेयर ने, मैंने कल उसकी टीवी का इंटरव्यू भी देखा कि उस मेयर ने कहा है कि अब हम कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं मानेंगे अगर वो स्टे ऑर्डर देते हैं, और हम इनको बेदखल करेंगे इसलिए कि ये 49 साल से इल्लीगली यहाँ पे रह रहे हैं। ये उनका स्टांस है। तो मेरा ख्याल है रऊफ साहब के पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बांग्लादेश के साथ राब्ता करें, उनकी गवर्नमेंट से, उनसे बैठ के बात करें। खुद कराची में 20 लाख के करीब बंगाली रहते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। तो दोनों हुकूमतें मिलकर अगर कोई मसले का हल करें, जो मुनक़सिम ख़ानदान है वहाँ पे उनको एक्सेप्ट करे पाकिस्तान, और अगर बांग्लादेश को प्रॉब्लम है तो बांग्लादेश अगर उनको शहरियत देती है तो उनको बाइज्जत तौर पे रखे भी, तो उनका इंतज़ाम भी तो करे। तो ये अगर ये दोनों मुल्कों मिल के करें तो मसला ये बहुत आसानी से हल हो सकता है। और आप गैर मुल्की इमदाद भी ले सकते हैं, आपने मुआहदे किए हुए हैं और उसमें राब्ता आलम इस्लामी फ़रीक है, तो पैसे भी मौजूद हैं, फ़ंड भी मौजूद है। तो आखिर मुझे समझ नहीं आती कि आखिर क्यों पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता उनके लिए। बिहारियों से मुतल्लिक जब इक़दाम किए जा रहे थे और उनकी सेटलमेंट से मुतल्लिक तब ये बात भी सामने आई थी, और उस पर बिहारियों ने ये कंसर्न जाहिर किया था कि सेटलमेंट हो जाए लेकिन ठीक है, हमें दोबारा से कैंप्स में बंद ना कर दिया जाए, हमें दोबारा से उसी सूरत हाल में ना डाल दिया जाए। तो शाम साहब हमारे साथ हरमीत भी हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हरमीत। जरूर जी बिल्कुल, एहतिशाम साहब ने जिस तरह बात की कि 1980 तक पाकिस्तान का एक अहम किरदार था, बड़ी कोशिशें की गई इनके लिए, जो है एक इलाका पंजाब के कुछ इलाके भी मुस्तहक किए गए कि वहाँ पे इनकी रिहाइश भी होंगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि एहतिशाम साहब कि वहाँ पे इनको ना सिर्फ जो ज़िंदगी वो तो अजीरन हो गई है, लेकिन इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी इनको कहा जाता है। तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? सवाल तो ये भी बनता है कि अगर पाकिस्तान किरदार नहीं अदा करता, अभी तक हम इतने काबिल नहीं हुए, बल्कि मीडिया पे भी ये बात बड़ी कम मीडिया पे डिस्कस होती है इनके हवाले से। तो अब क्या करना होगा? पाकिस्तान की खामोशी इस वक्त, इस पाकिस्तान भी खामोश है, आलमी ताकतें जो है इंसानी हकूक़ की वो भी खामोश है, तो क्या बनेगा? ये कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान अब आगे क्या करना होगा इसके लिए। असल में बात, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, और भी कोई रोहिंग्या का मसला है या फिर आप सीरियन रिफ्यूजीज़ का मसला आता है, तो उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का भी रोल समझ में आता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इनके मामले में खामोश इसलिए है, हमने अप्रोच भी किया उनको, वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये चूँकि उसी सरज़मीन पे भी मौजूद हैं जहाँ पे ये रह रहे थे, इसलिए ये रिफ्यूजी स्टेटस इनका बनता नहीं है। तो जहाँ तक सूरत हाल है कि क्या किया जाए उनके लिए, तो हमारी जो तंजीम है फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पे अमेरिका बेस्ड है, वो उनके लिए काम कर रही है कि कम से कम हम तो स्टेट्स एक्टर हैं नहीं, तो कम से कम हम उनको एज ए पाकिस्तानी, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम उनको कुछ ना कुछ असिस्टेंस दें। हम उनके लिए कहते हैं 2 या 3 जनरेशन उनकी तालीम के बगैर रह गई, जाहिल रह गई। अगर उनको वहाँ स्टेटस मिल भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्होंने ABCD भी नहीं पढ़ी है, नहीं जानते। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूल खोली हुई है, हमने उनको फ्री ऑफ सारे स्कूल सप्लाईज, बुक्स
और ये यूनिफॉर्म सब हम फ्री देते हैं उनको पढ़ाते हैं, उनका हाई स्कूल हमने खोला हुआ है, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है। और यकीनन बांग्लादेश की आपकी गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट भी तंजीम करती बहुत है अच्छा और काम उस कर रही सिलसिले है, में कोई कपड़े दे रुकावटें रही भी है, नहीं डालती। तालीम फराहम कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमतें इस पर तवज्जो देंगी और कब इस अहम मौजू पर बात की जाएगी ताकि उनको उनके राइट्स मिल सकें। वहीं पर बात खत्म हुई 5 जहां से लाख मैंने शुरू की कि इंसाफ कब मिलेगा। इंसाफ कब मिलेगा? इतनी बड़ी तादाद है, 5 लाख के करीब पाकिस्तानी है। बिल्कुल उनको कम से कम हमारी गवर्नमेंट को पूरी तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए। अगर बांग्लादेश के लोगों से बात करनी है, हुकूमतों से वहाँ पे जाके बात करें, पाकिस्तान ला के बसाना है उसके बारे में करें और मुनक़सिम ख़ानदानों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। खैर, मतलब यहाँ पे ब्रेक पे जाना है हमें, ब्रेक से वापस आएंगे, हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। वो थोड़ी सी एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी तैयारी इस तरह से हो जाएगी कि वो वैक्सीन पाकिस्तान में बनेगी। इस बारे में डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ और मौजूद शाह होंगे। महमूद कुरैशी ने भी इस हवाले से एक खुशाइन खबर दे दी है, बताएंगे उस बारे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता दिया था कि अब हम बात करेंगे कुछ कोरोना वैक्सीन के ऊपर। कोरोना वायरस जो कि एक आलमी वबा है, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और बहुत बड़ी तादाद में लोग इसकी वजह से इस दुनिया से भी चले गए। किस तरह इसको टेकअप किया जा रहा है, इससे फाइट किया जाएगा और किस तरह यहाँ पर जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाया जाए, उस पर बहुत काम हो रहा है। मैंने बताया था कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी एक खुशखबरी सुनाई और वो ये कि चीन ने ये कह दिया है कि 31 जनवरी तक एक डोज पाकिस्तान को पहुंच जाएगी, जबकि बाकी 2 डोजेज अगले महीने पहुंचेंगी। इसमें 2 बातें हो गई। एक तो शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कह दिया कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी अब पाकिस्तान में होगी। ये जो कैनसाइनो जो कनाडा और चाइना की मुश्तरका एक कोशिश है जिसकी यहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, उस कोरोना वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ तैयार की जाएगी। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि पूरी दुनिया में एक शॉर्टेज है इस वक्त और होगी। वैसे तो डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ होंगे, उन्होंने ही बताया था कि 39 मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। अभी इमरजेंसी के लिए तुम्हें पढ़ा होगा कि वो रशिया की वैक्सीन जो है उसकी भी उन्होंने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत देने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, ये जो चाइना और कनाडा की मुश्तरका जो वैक्सीन है, इसकी मेरे ख्याल में आप ही के ज़ेर निगरानी इसके तजर्बात हुए हैं। इसकी अब जो शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इसकी तैयारी पाकिस्तान में होगी, तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है। इस हवाले से फरमाइए ज़रा। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली बहुत खुशाइन बात है, लेकिन असल मसला ये देखें, लेबॉरेटरी स्केल पे तो कोई बनाना वैक्सीन को कोई इशू नहीं है, बल्कि हम 29 ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स इधर क्लोन कर चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। लेकिन असल मसला ये है कि भाई ये वैक्सीन्स ने या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी की ये प्रोडक्ट्स ने किसी बायोटेक्नोलॉजी के प्लांट में बननी है। तो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है आबादी के लिहाज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक लेबॉर्ट्री या हमारी यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो बहुत तहकीक हो रही है और हुई भी है, जिसका मतलब ये है कि हमारे अपना इम्पैक्ट पर्सनली सीवी या यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन उसको अपस्केल करना, कमर्शलाइज करना, ये यूनिवर्सिटीज़ का काम नहीं है। और हमारे पास अभी तक एक भी बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट नहीं है। इंडिया की एग्जांपल कोई अच्छी तो नहीं है हमारे लिए, लेकिन देनी पड़ती है कि 350 बायोटेक्नोलॉजी प्लांट वहाँ हैं, कोई 2500 प्लांट हैं चाइना में। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जब तक के, और वो काम गवर्नमेंट का भी नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ का भी नहीं है, वो काम है प्राइवेट सेक्टर का। और प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत वाइब्रेंट है डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल के लिहाज से, लेकिन वो बेसिकली हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक रीपैकेजिंग इंडस्ट्री है। हम तमाम रॉ मटेरियल्स 90% इंपोर्ट करते हैं, इवन पैकेजिंग मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो ऑल गवर्नमेंट नीड्स टू डू कि उनको सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें ताकि वो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन डायग्नोसिस वाइज और ट्रीटमेंट वाइज बायोटेक्नोलॉजी में ही है। जितनी एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं सब बायोटेक्नोलॉजी प्लांट में बनती हैं। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट, और आई होप के जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है
कि ये गेम चेंजर बने, और यही अच्छी कौमों की यही निशानी है कि दे रिएक्ट टू थ्रेट्स एंड दे रिएक्ट टू डिजास्टर एंड दे कन्वर्ट डिजास्टर्स इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्फ। और अल्लाह करे कि ये बारिश का पहला कतरा बने, और फिर मैं आई एम श्योर कि एक बायोटेक्नोलॉजी प्लांट जब यहाँ पे लग जाएगा उसके बाद ये बहुत, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो भी लिया हुआ है आज से 3 साल पहले मेरे ही केस में, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल स्किन बनाई थी जो कि हमारे ख्याल में 900 रुपए की बन गई थी। अच्छा। और जो इम्पोर्टेड थी वो कोई तकरीबन $650 की थी पर इंच, और आपको पता है बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस था, लेकिन अपस्केल नहीं कर सके। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 29 फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स हैं, एरिथ्रोपोइटिन इंक्लूडिंग क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, जो हम क्लोन कर चुके हैं, लेकिन अपस्केल करना ना हमारा काम है ना गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स का काम है। और लेकिन उनको कॉन्फिडेंस चाहिए गवर्नमेंट का कि उनको रोका नहीं जाएगा, उनको ब्यूरोक्रेसी नहीं आएगी, जो उनके जो बॉटलनेक्स रिमूव किए जाएंगे, तो ये तो गवर्नमेंट ही उनको एश्योर कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो बहुत से इस तरह के मामलात हैं, लेकिन ये कैसे इंश्योर किया जाए या आम आवाम में किस तरह ये फहम उजागर किया जाए कि कौन सी वैक्सीन लगानी है? जैसा कि हमने भी देखा और हम सभी जानते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती गई हम उस तरह से आगे बढ़ते गए, लेकिन अब बहुत सारी वैक्सीन हो गई हैं जो आम आवाम है, जो पब्लिक है, जो हमें देख रहे हैं अपने घरों में मौजूद हैं, वो खासे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इंतखाब करना होता है कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। देखें, अभी तक तो हमने 18,000 वॉलंटियर्स को ट्रायल किया है, और अभी कमर्शियली एक भी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन 2 की हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने का ये मतलब नहीं कि वो अवेलेबल हो गई है। अभी अनफॉर्चुनेटली वी आर लैगिंग बिहाइंड द वर्ल्ड, एंड आई होप वी कैन कैच अप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम 75% लोगों को वैक्सीनेट करें फौरी तौर पे, तब ही ट्रांसमिशन इसकी रुकेगी, इस वायरस की। तो इसलिए अभी इस वक्त तो बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी कमर्शलाइज होने जा रही है। हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया है 18,000 वॉलंटियर्स का, और वो हम कंक्लूड कर चुके हैं, तो उसके रिजल्ट्स हम कंपाइल कर रहे हैं इस वक्त। और इसमें देखने असल चीज़ ये है कि अगर आप ये कहना पूछना चाह रहे हैं कि 100% कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, तो वो कोई भी नहीं है दुनिया में। ये 75 से लेके हम कोई 95 के अंदर ये हो रहा है सारा कुछ। और हमारे मुल्क में क्योंकि ट्रायल सबसे बड़ा और एक ही हुआ है जो मौसर ट्रायल है फेज़ 3 कैंसाइनो का, तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसाइनो सेफ है और होपफुली इफेक्टिव भी है। अभी अनब्लाइंडिंग तो नहीं हुई क्योंकि 50% तो प्लेसिबो लगे हैं, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तानीज़ ने, तमाम एज ग्रुप्स ने बहुत अच्छा इसको टॉलरेट किया, और जिन्होंने प्राइवेटली अपनी एंटीबॉडीज़ चेक कराई हैं, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़, वो बहुत अच्छी आई हैं। और देखें, ये जो वैक्सीन है ये RNA रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, वही टेक्नोलॉजी है जिससे इंसुलिन बनती है, इसलिए इसकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है। एफिकेसी क्योंकि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस में मुख्तलिफ है, ब्राज़ीलियंस में डिफरेंट है, चाइनीज़ में डिफरेंट है और पाकिस्तानीज़ में डिफरेंट होगी। तो अच्छी वैक्सीन होगी जो आपके अपनी पाकिस्तानी आबादी में टेस्ट होके सेफ है और इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि डॉक्टर साहब बताया जाए कि एक तो हमारे जो सुनने वाले नाज़रीन हैं उनको भी ये भी बताया जाए कि एक तो इस वैक्सीन लगाने के बाद क्या जिस्म पे, क्या मुस्तकबिल में क्या मनफी असरात पड़ेंगे, और दूसरी बात यह है कि 200 मिलियन से ज़ायद आबादी है। हुकूमत की कोशिश थी कि फ्री वैक्सीनेशन कराई जाए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत भी कुछ पीछे हट रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी इजाज़त दे रही है हुकूमत। तो ऐसे में क्योंकि हमने देखा कि जब कोरोना शुरू हुआ तो 10 रुपए का मास्क 75 रुपए पे मिल रहा था, 50 रुपए पे मिल रहा था। तो ऐसे में जब ये वैक्सीन आएगी तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनकी तो दोबारा फिर वो चांदनी हो जाएगी, दोबारा से वो नोट छापना शुरू कर देंगे, तो आम आदमी तो फिर इससे कासिर रहेगा, बड़ा मुश्किल होगा उस तक वैक्सीनेशन की रसाई तक। ये आपका बिल्कुल सही और बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में कि देखें, वैक्सीन एक चीज़ है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक और चीज़ है। खाली वैक्सीन को अपने स्टोर में रख लेना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, क्योंकि देखें हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के,
और कॉर्पोरेट सेक्टर कैन वेरी इजीली अफोर्ड $3-4 पर एम्प्लॉय, और उनके ये होगा कि अपनी वो रिज्यूम कर सकेंगे सारे बिजनेसेस, बैंक्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं, तो उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि फ्री होनी चाहिए, उनको तो खुद बोझ अपना उठाना चाहिए। फ्री गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ, इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले वो होनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनके एम्प्लॉयज़, उनको सेकंड तरजीह होनी चाहिए। इस तरह तरजीहात तो बन जानी चाहिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इंटैक्ट होना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन आ जाए तो हम वो तरजीहात करें, पैरेलल काम करना पड़ेगा हमें। और हमारी टारगेट ये है कि 15-15.5 करोड़ लोगों को ये जब वैक्सीन लग जाएगी 75% आबादी को, तो लोकल ट्रांसमिशन फिर रुक पाएगी और फिर हम न्यू नॉर्मल से वापस अपने नॉर्मल पे इंशाल्लाह होपफुली जा सकेंगे। और जैसे आपने कहा कि इसको कोल्ड चेन चाहिए, इसको अपनी बहुत एक अच्छा टूल है, तो इसको बड़ी अच्छी टीम चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए और इसको फॉलो अप करने के लिए। इनको हम भूल नहीं सकते कि लगा के हम भूल जाएं, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमें तैयार करना चाहिए रादर देन जस्ट वैक्सीन इंपोर्ट करके कर ली जाए। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर ये गलत हाथों में चली जाएगी और ये रिक्शे के पीछे इश्तिहारों के जरिए बिकनी शुरू हो जाएगी तो पीपल विल बी टेकन बैक। तो ये बड़े, हमें जब भी इजाज़त देनी है उन कॉरपोरेशंस को इजाज़त ये देनी है कि उनकी इंस्पेक्शन हो, उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स देखा जाए, उनके ट्रेंड पर्सनल देखा जाए, उनके पास फॉलो अप का क्या मैकेनिज्म है वो बहुत ज़रूरी होगा देखना। तो इसलिए ये सब चीज़ें अभी से ही कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि जब वैक्सीन आके हमारे फ्रिजों में पड़ी रहे या फ्रीजर्स में पड़ी रहे तो फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर टाइम। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, कैन साइनो के जो आपने तजर्बे किए हैं इसमें कोई नेगेटिव चीज़ तो सामने नहीं आई? क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर जो हैं जब उनसे लोगों से बात की जाती है तो उनके दिल में कुछ शुबहात भी हैं कि पता नहीं ये वैक्सीन मौसर भी होगी या नहीं होगी, और ऐसे शुबहात भी हैं बहुत सारे लोगों के दिनों में कि जो ये समझते हैं कि पता नहीं ये कोई बाहर का एजेंडा है, अगर हम लगवा लेंगे तो हमारा डेटा सारा निकल के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसके बारे में भी फरमा दीजिए। देखें, आपको पता है कि सोशल मीडिया बेलगाम घोड़ा है और उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लगाम डाल सका है, और अनफॉर्चुनेटली शायद वो कुछ अच्छा तो कर रहा हो लेकिन बहुत सारी अबहाम और ख़राबियाँ पैदा करता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें भी अपनी कम हमारी एनर्जी लगी, हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़्यादा लगी वॉलंटियर्स को काउंसलिंग के लिए, और इसका यही तरीका है माइंड चेंज करने का। ये बिल्कुल ये फिक्शन है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फैक्ट्स कि आपका डीएनए चेंज कर पाएगी, क्योंकि डीएनए के साथ इसका तल्लक नहीं है। ये जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त, ये कांटे, ये सिर्फ उन कांटों की असेंबली को रोकती है, उनको तोड़ती है। ये वायरस के अंदर भी नहीं अफेक्ट होती, ताकि अगर म्यूटेट भी वायरस करेगी तो वो रहेगी। ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एस, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम, आपने हमें वक्त दिया, आपने अहम बातें हमसे किए। जो वैक्सीन है ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं है, इससे फ़ायदा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, यहाँ बड़े एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मैं सुबह ख़बरें देख रही थी पब्लिक पर जो चल रही थी, उसमें एक बड़ा दिलचस्प पैकेज बना हुआ था। वो ये कि बहुत ज़्यादा कपड़ा या लंडा या लंडे का माल पाकिस्तान में आता है, वो इन्हीं ममालिक से लिया जाता है, अमेरिका से, यूरोप से, जहां अभी ये हाई कोरोना की क्रिएट हुई और बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हमारी आवाम वहाँ पर 20 रुपए की जर्सी लेने भी जाती है और 20,000 की जर्सी भी लेने जाती है, यानी हर किस्म का तबका वहाँ जा रहा है, वहाँ से कपड़े ले रहा है। तो क्या ये खदशा भी है कि उनके उतारे हुए कपड़े और हमारे लोग यहाँ से पहने तो ये जो है सर्कुलेट करे वायरस? ये मैं ख्याल में किसी वक्त अगर मौका होता तो डॉक्टर जावेद से भी बात पूछ रहे थे। अच्छा। हम इसके बारे में करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारे आवाम जाते हैं वहाँ पे और कपड़े खरीदते हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में उसको और कुछ नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट ये करे कि उनको प्रॉपर तरीके से धुले हुए हों, वो साफ सुथरे हों, ताकि अगर कोई ऐसा खतरा भी है तो वो भी खतरा। रऊफ साहब, एक और बड़ी जरूरी बात के साथ मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वो ये कि ब्रेक पे चले जाए, मेरे ख्याल में शॉप ब्रेक आना है, हमें शॉप ब्रेक पे जाना है। आप ले लें फिर आज। ठीक है हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ होंगे फसी बारी खान साहब।
वेलकम बैक पब्लिक। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत बड़े टीवी के स्क्रिप्ट राइटर से जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामास तख्लीक किए हैं। 7 दिन मोहब्बत, इनकी वजह से ये जाने भी जाते हैं। घिसी पिटी मोहब्बत का भी जिक्र है, कुद्दूसी साहब की बेवा, इतने बड़े बड़े राइटअप्स हैं आपके। और ये कि पाकिस्तान के कल्चर को भी दिखाया है, पाकिस्तान में होता क्या है इस बारे भी बताया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं वो भी आपने अपने इन ड्रामास की वजह से उजागर किए हैं। तो इतने बड़े राइटर, आप बचपन से ही लिखा करते थे? मैं बचपन से ही लिखा करता था, मैंने कहानियाँ लिखी कुछ, लेकिन सबसे पहले मैं मज़े की बात बताऊं कि मैंने बच्चों की कहानी नहीं लिखी, मैंने एक अफसाना लिखा था। अच्छा। जब मैं 5th क्लास में था। अच्छा। जी जी। तो मुझे शुरू से बस ये था कि जाहिर सी बात है, आप अपने गिरदोपेश में जो ज़िंदगी देखते हैं वो ज़िंदगी आपको हमेशा हॉन्ट करती है, आपको करती है। वो किरदार आपको, आपका दिल चाहता है वो किरदार जो आपने देखे हैं वो लोगों को आप दिखाएं। तो वो बस एक तजस्सुस था दिखाने का, तो इसी चक्कर में लिखना शुरू कर दिया। वैसे अब अगर देखा जाए मतलब जो कहानियाँ आपकी हैं वो चौंका देने वाली होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उन चौंका देने के हवाले से ही अखलाकी तौर पे लोगों के फिर एतराज़ात होते हैं। बहुत होते हैं। आपके बारे में मतलब होता है बहुत कंट्रोवर्शियल है। जी जी। तो अभी खास तौर पे घिसी पिटी मोहब्बत के हवाले से भी बात आई। वो कहते हैं कि ये कोनो खुदरों की कहानी है जिनको स्क्रीन पे ले आया जाए तो ज़रा उसमें अखलाकी तौर पे लोगों के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम आते हैं। इस हवाले से क्रिटिसिज्म आपने सुना होगा। जी मैंने बहुत सुना है, और मेरी हमेशा ड्रामों पे होता है। कुद्दूसी साहब की बेवा जब चला था उस पे बड़ा हुआ लोगों ने, मतलब इनफैक्ट ये होता था कि जब मुझे बड़े एक मजे का वाकया लगता है कि रमजान जब शुरू हुए तो वो बाकायदा एक पूरी उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जी इसमें जो एक आप लड़के का कैरेक्टर दिखा रहे हैं वदूद, और उसको हम दिखा रहे थे कि वो मतलब थोड़ा सा ट्रांसजेंडर टाइप का आप उसको ले लें और थोड़ा सा गे टाइप का ले लें। तो वो जो है ना उनको उस चीज़ पे बड़ा, उन्होंने कहा कि उसका नाम वदूद तो अल्लाह का नाम है, तो आपने अल्लाह का नाम, वो कह रहे हैं कि प्री प्लान इन लोगों ने इस तरह का वो किया। तो जब इस तरह के मतलब जिसे कहना चाहिए अहमकाना एतराज़ात होते हैं तो मैं तो अब आदी हो चुका हूँ। जैसे घिसी पिटी मोहब्बत का मैं आपको बताऊं कि बात यह कि घिसी पिटी मोहब्बत हमें भी पता है कि टीवी का जो सेंसर है वो हमें पता होता है, हमें पता होता है, जाहिर सी बात है हम एक हद तक ही उसमें बात कर सकते हैं। आप देखिए टीवी के ड्रामे अगर आप उठा के देख लें, आप ये नहीं कहेंगे कि जी टीवी का ड्रामा कोई बहुत ही इस तरह का है। तो मुझे भी पता था कि मेरी हद क्या है, मैंने उस हद में रह के किया। लेकिन हाँ, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो लोग नहीं करते। हमारे ड्रामों में असल में रऊफ साहब जो सबसे बड़ा मसला है, हमने बहुत ही ज़्यादा ना मतलब एक्सट्रीम दिखा दी कैरेक्टर्स की। कोई शरीफ है वो इंतहाई शरीफ है, कोई कमीना है वो इंतहाई कमीना है। मतलब हम दरमियान के किरदार नहीं दिखाते जिनमें नेकी भी है, जिनमें बदी भी है, जिनमें मतलब वो एक इंसान है। जैसे अब मेरे ड्रामे की जो हीरोइन है उस पर बड़ा एतराज़ हुआ, सामिया नाम था उसका। वो इसलिए हुआ कि वो लड़की एक आम लड़की है, वो जिंदगी में गलत फैसले भी करती है। हमारे तो क्या होता है, एक हीरोइन का किरदार होता है जी वो बड़ी मुस्बत खुसूसियात की मालिक होती है, उसके अंदर कुछ वो नहीं होता। मेरा किरदार जो है उसमें वो सब जैसे एक हम हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां होती हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा वो होती हैं। तो वो किरदार भी इसी तरह के, वो अपनी जिंदगी में गलत फैसले भी करती है और उन्हीं गलत फैसलों से वो सीखती है और अपनी जिंदगी की जो उसकी जो सक्सेस है उसकी तरफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। अच्छा फसी, जहां अवाम ने इतना क्रिटिसाइज किया है वहां ये 5 में से 4.8 स्टार पर ये इस वक्त मौजूद है, यानी पसंद करने वाले भी लोग बहुत हैं। बहुत ज़्यादा हैं। और बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ड्रामों से शायद मुझे लगता है कि घिसी पिटी मोहब्बत जो पसंद किया गया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो पसंद किया, उसकी वजह ये कि हमारे ड्रामों में एक प्रोग्रेसिव राइटिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई है। मतलब जैसे पहले हम देखते थे आपको एक प्रोग्रेसिव सोच नज़र आती थी, मतलब वो चीज़ें वो ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि वो ऑडियंस जो हमारे अंदर मौजूद थी और जो अब उन्होंने टीवी ड्रामे देखने छोड़ दिए थे ना, वो उस पर कॉमेंट्स करते थे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया भर से आपको इस तरह के लोगों के जब कमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वही जो मुझे लगता है कि शायद घिसी पिटी मोहब्बत जो देखा गया, जो पसंद किया गया, वो इसी वजह से किया गया कि जी उसमें थोड़े से एक अलग बात की गई थी और लोग अलग बात देखना चाहते हैं। लेकिन हमारा टीवी चैनल जो है ना, जो हमारे मालकान है टीवी चैनल के, वो समझते हैं कि जी उन्हें वही घिसी पिटी कहानियों में आप उलझा के रखें। आपको फंसी इस हवाले से कोई ज़्यादा मुश्किल तो पेश नहीं आई? मतलब इस हवाले से देखा जाए तो जैसे ये कहा जाए कि एक लड़की जो 4 तजर्बात से गुजरती है और तजर्बात भी ऐसे कि 4 मोहब्बतें, उसके बाद वो उसको पता चलता है कि वो खुद भी बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में एतराज़ात इसी हवाले से होंगे कि शादियों के हवाले से, क्योंकि मर्द कर सकता है, हम औरत को अगर दिखाते हैं तो वो लोगों को बड़ा उस पर एतराज होता है कि जी आप औरत को आप क्यों दिखा रहे हैं। तो जो एप्रिसिएशन आपके पास आई है, आपने खुद ही कहा कि सेंसरशिप मौजूद है, टेलीविजन चैनल्स को खुद मालूम है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। तो उस हवाले से जब आपने ये कहानी पेश की तो जिस भी चैनल के ऊपर आपने चलाई, उनको वो मोतरस तो नहीं हुए, या उनका ख्याल ये था कि बड़ी अछूती कहानी है, ये बहुत अट्रैक्ट करेगी और फिर उनका ये जो
एनालिसिस है ये सही भी साबित हुआ? देखिए मैं एक बार तो मैंने एआरवाई के लिए क्योंकि ये किया, तो एआरवाई की जो कंटेंट टीम में जो उनको हेड कर रहे हैं अली इमरान, वो मेरे दोस्त भी रह चुके हैं, तो उनको मेरे पर थोड़ा सा एतबार है, तो वो मुझे खुली छुट्टी दे देते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं लिख रहा होता हूँ, मैं प्लान करके कहानी नहीं लिखता। मेरी कहानी धीरे धीरे, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वर्जीनिया वुल्फ की मैं मिसाल देता हूँ। वो कहती है कि जब आप लिखते हैं तो आप ख्याल की रॉ में लिखते हैं, क्योंकि जब आप उसमें लिखते हैं वो बहुत ऑर्गेनिक होता है, उसमें आप बहुत सी चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो मेरे मैं किरदार अपने बनाता हूं और वो किरदार फिर कहानी को लेके चलते हैं। अच्छा। तो घिसी पिटी मोहब्बत में मैंने उनको ये बता दिया था कि भाई इस तरह की कहानी है। और उससे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि यही कहानी मैंने किसी और चैनल की, एक खातून है, बल्कि सोचे खातून है, मैंने उनको बताया कि जी ये एक औरत की सक्सेस की कहानी है और इसको हम इस तरह लेके चलेंगे, बहुत रियलिस्टिक वे में लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई 4 शादियां, तो उसको फिर है ना उन्होंने जिस तरह मुझे बताया कि करना है कि हर दफा दिखाओ कि लड़की बड़ी मजलूम है, लड़की बड़ी मजलूम है, ये हो रहा है, कह रहे हमें हीरोइन को ना मजलूम दिखाना है। मैं कहा मैं तो यही मैं दिखाना नहीं चाहता इसके अंदर, मतलब मैं नहीं दिखाना चाहता कि वो मजलूम है, कुछ है, वो मतलब बहादुरी से हर चीज को फेस कर रही है, वो अपनी जिंदगी के गलत फैसले भी करती है, तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो फैसले मैंने किए हैं। वो कहती है अगर कोई और करता तो शायद मैं उसका कत्ल कर देती, लेकिन ये मैंने किए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जो हमारे इधर इस तरह की जो सोच होती है, जिसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमें लिबर्टी मिले, हम थोड़े से किरदारों को जमीन से जुड़ा हुआ दिखाएं, वो हमारे इधर के जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं होते। तो वो उन्होंने मुझे मना किया, उन्होंने कहा नहीं इसको यूं करें, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना। तो फिर इत्तेफाक से ये एआरवाई वालों ने मुझे अप्रोच किया, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। अच्छा ये बताएं, एक अभी आपने कहा जमीन से जुड़ी हुई, जी जी, तो ये लड़की तो उस सेंस में जमीन से जुड़ी नहीं हुई है, बल्कि ये जमीन से जुड़े हुए जो आम लोग हैं, मेरा मतलब है आम लोगों से जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये आम आदमी की कहानी नहीं है। तो ड्रामे में क्या ये जरूरी है कि जो किरदार हैं आपके वो जरा अनयूजुअल हों, अगर अदरवाइज से वो स्टीरियोटिपिकल हो जाएंगे? वो जी, मतलब जी। नहीं ये तो होना चाहिए। देखिए वो बिल्कुल आपने सही बात आप कह रहे हैं कि ये है, और हम चाहते हैं, ये सोच है जो हम चाहते हैं ना, जो मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूं कि भाई ये मेरे थ्रू पहुंचे, मतलब लोग। और अब मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं YouTube पे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ और इतनी लड़कियां लड़के जो आज की नस्ल के, मुझे खुशी होती है कि आज की नस्ल ने इस ड्रामे को ज्यादा फोर्सफुली महसूस किया। मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि लड़कियां कहती हैं कि भाई हम इसको आइडियलाइज करते हैं, हम इस तरह का बनना चाहते हैं। अच्छा। मतलब मुझे बहुत लोगों ने कहा, बहुत सी लड़कियों के आए कि भाई इस तरह की लड़की होनी चाहिए और इस तरह उसको होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर एक सोच है तो जाहिर सी बात है, हम यही कहते हैं कोई सोच या तब्दीली वो एकदम से नहीं लोग उसको महसूस कर लेते, वो धीरे धीरे लोग महसूस। अच्छा फसी, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हरमीत सिंह भी मौजूद हैं। पाजी शामिल गुफ्तगू हो जाओ, जो कोई गल पूछनी है तो फिर पूछ लो। हाँ, मैं पहले तो वेलकम करता फसी भाई नो कि हमारी मुलाकात, वैसे हम रख भी लेते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती। जब मैं लाहौर होता हूँ तो आप कराची में होते हैं, और आज आप मेरे स्टूडियो आए तो मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ। अच्छा फसी भाई, हमेशा हमने देखा है कि जो लिखारी होता है, कोई ना कोई माशरे में कोई कहानी उसको अट्रैक्ट करती है। घिसी पिटी कहानी के हवाले से जरा बताइएगा कि घिसी पिटी कहानी नहीं है, घिसी पिटी मोहब्बत है। अच्छा नहीं, मैं घिसी पिटी मोहब्बत, एग्जैक्टली, थोड़ा सा अच्छा घिसी पिटी, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। ये एक खातून की कहानी है। अच्छा अच्छा किधर देखें? जी आप बोलते रहिए। अच्छा मुझे तो घिसी पिटी मोहब्बत जो है बेसिकली एक खातून की सच्ची कहानी है, जो मैं पहले भी मैंने बताया है लोगों को कि ये मुझे एक सफ़र के दौरान मिली थी, जहाँ मेरी उनसे बात हुई थी। अब जाहिर सी बात है, जब आप ड्रामेटाइज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें एग्जैजरेट भी करते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप बनाते भी हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका खाका जो है मुझे वो उन खातून से मिला था। अच्छा, हाँ सही। तो मतलब उस किरदार को आपने आगे बढ़ाने के लिए जी फिर खुद ही बता दीजिए कि मतलब ऐड क्या कुछ किया है, मतलब रियलिटी में। ये तो बात सही है कि देखिए वैसे तो हिचकॉक का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि आपको कहानी चाहे हकीकी भी नजर आती हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसको हकीकी बनाने के लिए कितनी गैर हकीकी चीजें बिल्कुल होता है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात आपको किरदार ऐड करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे बेसिकली देखिए क्या होता है, आपको एक लाइन होती है जो मुतासिर करती है। हमेशा ये होता है एक लाइन के ऊपर बहुत सी चीजें कही जाती हैं, तो मुझे जो लाइन जो मुतासिर की ना, वो मुझे मुतासिर उसने ये किया कि एक लड़की है, एक आम से घर की लड़की, एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की है जो काम करती है, और वो किस तरह अपने आप को प्रूफ करती है लोगों के ऊपर। तो मुझे वो लाइन अच्छी लगी। उसके दरमियान जाहिर सी बात है, और दूसरी बात जो ये थी कि उस लड़की ने 3 शादियां की, चौथी उसकी शादी होने वाली थी। ये सारी चीजें, मतलब ये जो लाइन थी मेरे जहन में थी। बाकी उसमें जो किरदार, अब
फर्ज करें वो एक ससुराल में जाती है, उधर कौन से किरदार हैं क्या है, वो जाहिर सी बात है मैंने अपने हिसाब से उसको। अच्छा फसील, देखा जाए तो आज के दौर में जो तरबियत है वो घर से कम और ये टीवी ड्रामास और सोशल मीडिया से बच्चों की ज्यादा हो रही है, तो इस बारे क्या कहेंगे? जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो चलाया जा रहा है, इज दैट फेयर कि उससे जो तरबियत ली जा रही है दैट इज फाइन और नॉट? और घिसी पिटी मोहब्बत को भी अगर देख लिया जाए तो देखिए मैं बताऊं, मैंने एक दिन है ना ड्रामे सारे देखने शुरू किए। मैं बीच में मैं ड्रामे बिल्कुल ही नहीं देख रहा था, मैंने ये ड्रामा भी 4 साल के गैप के बाद देखा। अच्छा। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे मुझे लगा कि एक आदमी है जिसने सारे ड्रामे लिखे, मतलब वो सारे ड्रामे लगता है एक ही जैसी कहानियां, एक ही जैसी अच्छा। हीरोइन जो जिसका कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ डेस्परेट है शादी के लिए। अच्छा। मतलब सिर्फ सारे उसमें आप देखें और सब में वही बातें कि मतलब कहीं मुझे हैरत होती है कि आप औरत को दिखाते हैं कि वो स्ट्रांग भी है, लेकिन आखिर में आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाते हैं। मतलब उसके सारे किए कराए पे आप पानी फेरते हैं, क्योंकि उसमें ये कि अच्छी औरत वही है जो मर्द के जूते भी खाए लेकिन उसको माफ कर दे ताकि वो बड़ी कहलाए। तो ये चीजें ना मुझे बड़ी वो लग रही थी और मुझे लग रहा था वही बात जो मैं शुरू में कह रहा हूं, मुझे लग रहा था कि कोई प्रोग्रेसिव नजरिया नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव प्लॉट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको देख के हम, जैसे मैं कहता हूं मुन्नू भाई की मैं मिसाल देता हूं, मुझे मतलब मेरे ऑल टाइम फेवरेट है, हालांकि वो बड़े अंडररेटेड हैं, जब ड्रामों का जिक्र आता है लोग नहीं करते, लेकिन मैं क्योंकि मुन्नू भाई के काम को मैंने बड़ा करीब से देखा है, उनके काम मैं ये देखता हूं कि वो चाहे सोना चांदी लिखें, चाहे वो अबाबील लिखें, जो उन्होंने उनके ड्रामे, मतलब मैं देखता था कि वो इतना मतलब घुसे हुए थे उस किरदारों के अंदर, जो उनके किरदार थे वो वही बात करते थे जो एक मॉडर्न सोच रखने वाला आदमी करता है। मतलब उनके किरदार ऐसे नहीं थे जैसे आज हम दिखाते हैं कि जी स्विमिंग पूल है, अपने एक्सटीरियर दिखा दिया और अंदर बातें क्या हो रही हैं, इसके बच्चे को गिरा दो, इसके ऊपर तावीज करवा दो। मतलब आप उससे, मतलब मैं तो नहीं उससे वो कर सकता, मतलब मेरी तो मुताबिकत नहीं हो सकती, लेकिन मुन्नू भाई का मैं आपको बता रहा था कि आप उनके ड्रामे देखें, इतनी प्रोग्रेसिव सोच उनके ड्रामों में, मतलब उनके आम से किरदार, अवामी किरदार। तो मैं यही कहता हूं कि वही जो प्रोग्रेसिव सोच है उसका फुकदान है। तो मैंने घिसी पिटी में यही कोशिश की कि मैंने भी बहुत आम से किरदार रखे हैं, वो जाहिर सी बात है वो कई जगह बहुत एब्रप्ट बातें भी करते हैं, लेकिन उनकी सोच के थ्रू मैंने ये किया है कि भाई एक सोच जो है, जैसे सामिया की सोच है, वो इसीलिए बिल्डअप होती है कि उसके साथ जो लोग हैं वो किरदार उसको सहारा देते। लेकिन अब मसला ये होता है कि हमारे इधर वही जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि अब हमें लगता है कि सिर्फ एक हीरो है, एक हीरोइन है, उनकी मुश्किलात है, उन्हें मिलना है या उनको मर जाना है, बस ये होता है। वो मुझे याद है जो बहुत बड़े हमारे मौसीकार, नाम मेरे एकदम स्लिप हो गया, वो किस ज़माने में कहा करते थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि कहानियाँ और गाने एक ही बंदा बैठे वो लिख के फोटोकॉपियाँ करा के सब में बांट दे और वो सबके अंदर वो हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अनयूजुअल सिचुएशन जी आपने मतलब जो है जिस तरह से देखी हैं, जी। और मुन्नू भाई का आपने जिक्र किया, मैं गुमशुदा उनका ड्रामा खास तौर पे अगर आपने देखा हो, क्या यादगार ड्रामा था, मतलब उनका मुन्नू भाई के साथ सोबत भी हमें मेरी सादगी देख उनका देखें, खालदा रियासत, बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए कि कहानियों का एक तो अंदरूनी स्ट्रक्चर है ना, जो किसी भी मर्द और औरत के रिलेशनशिप के बारे में, फिर आउटर इफेक्ट्स वगैरह हैं जो उसको असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पे आउटर इफेक्ट्स कौन से आपके जहन में आए थे? वो मुआशरा है, वो वक्त है जो गलतियाँ कर रहा है या ख़राबियाँ पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से उस लड़की के ऊपर मुख्तलिफ असरात नेगेटिव पड़ रहे हैं। और नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि वो मनफी सोच वाली बन रही है, नेगेटिव से मुराद ये है कि वो उसके ऊपर एक यानी अगर जबर की भी सूरत हाल है तो वो जबर मुआशरे की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर। ये आपने मतलब जी मैंने यही किया और मैंने यही बताया कि एक आदमी जो है इसका रास्ता जो है ये सोसाइटी रोकती है, समाज रोकता है, क्योंकि उसके साथ भी ये कि वो लड़की जब कुछ करना चाहती है तो वो उसको लोग करने नहीं देते, वो अपना काम सिंसियरिटी से करना चाहती है, उसको नहीं करने देते। वो जॉब के लिए जाती है तो जहाँ जितने लोगों से वो मिलती है उसको हमेशा एक बुरा तजर्बा वो लेके जाती है, और उसके बाद तो विलन जो है वो बेसिकली मुआशरा है, समाज। हमने देखा है कि समाजी रवैये, समाज जो है आपको रोकता है, एक आदमी को बढ़ने से, उसकी ग्रोथ होने से रोकता है। और यही बाद में जाके उस लड़की को समझ आता है कि वो कहती है कि मैं अपने तौर पे काम करती हूँ। और फिर हमने उसको इतना निडर दिखाया कि उसकी माँ भी कहती है कि तुम, उसकी फुप्पी कहती है कि तुम ठेला लगाओगी इधर सड़क पे तो लोग यूं करेंगे, लोग वो करेंगे। तो वो कहती है कि एक जीदार औरत पे भौंकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं इसकी परवाह है। और वो लड़की के अंदर फिर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कहती है कोई भी आए, कुछ भी कर ले मेरे सामने, मुझे ये काम करना है। मतलब वो जो वो समाजी रवैयों को सहती आई है, अब उसके अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा हुई है। वो कहती है कि जो मुझे करना है मैं वो करूंगी।
तो इसमें ये फरमाइए कि वो बास्कत ये होता है ना, जब आप कैरेक्टर लिखते हैं, आपने खुद ही कहा कि आप कैरेक्टर पहले लिखते हैं, कहानी बाद में खुद ब खुद चलने लगती है, सही सोच भी है। हकीकत में जितने भी लिखने वाले हैं उनको ये समझाना चाहिए कि आप कहानी के पीछे पढ़ के मत जाओ, आप किरदारों को तख्लीक करो, अच्छे किरदारों को जो कहानी को खुद बनाते चले जाए नई सिचुएशंस में। अच्छा, अगर आपने कभी इस किरदार के साथ आप रहे होंगे, आपने उसके साथ बात की होगी, आपने उससे पूछा मतलब उससे कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मतलब तुम तब्दील क्यों नहीं हो जाती मुआशरे की मर्जी के मुताबिक, तुम इंडिपेंडेंट क्यों रहना चाहती हो? अच्छा देखिए, मेरी ना उन खातून से सिर्फ एक मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं वो मैंने अपने किरदार वाली किरदार अच्छा किरदार जो है ना, देखें किरदार क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं ना, जैसे मैंने सामिया का किरदार लिखा था जब मैंने नहीं सोचा था कि इसके साथ क्या क्या होगा, लेकिन मेरे ध्यान में था कि एक खरी लड़की, एक सच्ची लड़की जो सोसाइटी के सामने खड़ी होती है, तो वो किस तरह मतलब उसका सामना करती है। तो मेरे ध्यान में सिर्फ ये था कि जब मैंने वो करना शुरू किया, वो हर जगह मतलब वो कहीं वो अपने इन लॉज में भी जाती है, वो सच बात के लिए बोलती है। जैसे हमारे इधर क्या होता है कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि जी लड़कियों को बड़ी मसलहत होनी चाहिए उनके अंदर, मतलब बड़ी मसलहत आमेज हो, वो बड़ी मतलब बातों को पीने वाली हो, वो बातों को नहीं पीती। वो लड़की वो है जो हो सकता है वो हर आदमी के अंदर एक चीज होती है ना, जैसे मैं खुद हूं कि मेरा ये होता है कि मुझे जो चीज बुरी लगती है मैं कहता हूं मैं अपने दिल में क्यों रखूं, मैं फौरन कह देता हूं। तो मुझे लगता है कि वो किरदार, जैसे वो खातून से जब मैं मिला था, वो मुझे इसी तरह की वो लगी थी। तो मुझे जाहिर सी बात है जब मैं लिख रहा था वो औरत भी मेरे सामने थी, कि मतलब वो औरत जिस तरह वो बोल रही थी, जिस तरह वो पहली मुलाकात में उसने मुझे सारी बातें बताई, तो मुझे भी ये हुआ कि भाई मेरा किरदार एक सच्ची और खरी लड़की का। अब आगे वो क्या करती है, वो सच्ची और खरी लड़की, उसकी जर्नी क्या होती है, वो किन मराहिल से गुजरती है, वो फिर जाहिर सी बात है जब मैं लिखता गया तो वो क्लियर होती है। अच्छा फसी, आपने बताया कि आप जब लिखते हैं तो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा पहले देखते हो, और ये कि जो आपने जब देखा ड्रामास देखे तो आपने ये चीज़ जो है खुद देखी कि बहुत सारे जो ड्रामास लिखे हुए हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी एक शख्स ने लिखे हो। राइटर्स बहुत हसास होते हैं, इज इट? तो फिर एक तो ये इशू आपने अभी जिस पे घिसी पिटी मोहब्बत बना है, और कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपने अपने जहन में रखे हैं कि इन पर लिखा जाए तो दे कैन मेक वंडर्स? देखिए, लिखना मतलब उन्हीं चीज़ों पे, मेरे ख्याल से लिखना आदमी को वही चीज़ों पे चाहिए जो सवाल तलब हो। मुझे लगता है कि ड्रामों में सवाल नहीं उठाए जाते। जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है ना, जो एक चीज़ लैक करती है, वो करती है कि ड्रामे बस मतलब एक वही जो आपने कही कि जी एक ही तरह के फिल्मी गाने, मतलब मुझे लगता है एक ही तरह की कहानी है, मिलना है, बिछड़ना है, एक देवदास है, एक नैयर सुल्ताना है, तो बस मतलब कहानियाँ ना इन्हीं किरदारों के गिर्द घूम रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी मतलब कुछ ड्रामे, अब जैसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है, या कुछ ड्रामे जैसे आमना मुफ्ती का भी शुरू हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, दिल ना उम्मीद तो नहीं, बीगुल का एक शुरू हुआ है, रकीब से, हम टीवी से। तो मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे अगर, लेकिन फिर वही बात आती है रऊफ साहब, ये सारी बातें एक तरफ के, हमारी सोच कितनी आलमगीर है, हम कितना बाकमाल लिख रहे हैं, ये सारी बातें उस जगह नाकाम हो जाती हैं जब हमें लगता है कि जी ये ड्रामा देखने वाले लोग नहीं हैं, इनकी ऑडियंस नहीं है। अच्छा। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं बहुत ही ऑफबीट लिख रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लिख रहा हूँ, लेकिन अगर लोग नहीं देख रहे उस ड्रामे को, तो फिर जाहिर सी बात है कोई चैनल, कोई आदमी आपसे इस तरह की चीज़ नहीं लिखवाएगा। तो अभी मसला ये हो गया कि जो पीटीवी का दौर था जिसकी हम बात करते हैं, उसमें यह था कि जाहिर सी बात है कोई प्रोड्यूसर का चक्कर नहीं था, कोई चैनल का चक्कर नहीं था, मतलब एक इदारा था जो चला रहा था। तो अब मसला ये हो गया कि चैनल मालकान देखते हैं कि जी इस ड्रामे की रेटिंग आ रही है, चाहे वो नंद हो, भावज हो, भाभी हो, जो भी हो, जिसकी रेटिंग आ रही है ना, वो उनके लिए तो वो ड्रामा ज्यादा अजीज है, क्योंकि वो आपका ड्रामा आप कहेंगे कि जी हमने तो बड़े खूबसूरत तरीके से लिख दिया, हमने तो बड़ी ऐसी बातें कर दी, लेकिन वो उस ड्रामे की जीरो हैसियत है कि अगर उसकी रेटिंग नहीं आ रही, या चैनल वाले कह रहे हैं कि नहीं जी इसको देखने वाले लोग नहीं। आपको ये इससे उम्मीद नहीं बनी कि आपके इस ड्रामे से जरा रेटिंग थोड़ी सी बेहतर आई है? जी, मुझे इसलिए हुआ कि मैंने इसीलिए कोशिश की, मेरे जहन में यही था कि मैं ड्रामा लिखूंगा, मैं बहुत सीरियस लिखूंगा, लेकिन मैं बहुत इंगेजिंग लिखूंगा, ये मेरे जहन में ये चीज़ थी। अच्छा, जाहिर सी बात है बुरी बातों का मैंने आपको बता दिया कि मैंने देखा एक ही जैसे ड्रामे थे, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि अब ड्रामा जो है वो तेज़ हो चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे बाद लिखा, तो मुझे लगा कि स्क्रीन प्ले जो है, और अच्छा क्योंकि मुझे खुद, मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले में मुझे दिलचस्पी भी है, तो मैंने कोशिश यही की कि मैंने कहा कि मैं उसका टेम्पो तेज़ रखता हूँ, बातें हम वही रखते हैं, अंदर हमारी बातें बड़ी गहरी हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा लाइटर वे में, मैंने इसमें कोशिश ये की, जैसे मैं बार बार मुन्नू भाई की आपको मिसाल देता हूँ, मुन्नू भाई बहुत लाइटर वे में बड़ी गहरी बातें, बड़ी डीप बातें कह जाते थे, तो इसमें मैंने ये एक अपना तरीका आजमाया जो मुझे लगा कि कामयाब हुआ। अच्छा फसी, देखा जाए तो ड्रामाज, टर्किश ड्रामाज भी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है पाकिस्तानी अवाम, तो हिस्ट्री पर मबनी ड्रामाज अगर क्रिएट किए जाएं, व्हाट डू यू से
कि वो अच्छा देखिए, आवाम- मैं आपको देखिए साफ बात बताऊं, मुझे तो हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे बल्कि इन्होंने बुलाया भी था पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने सब लोगों को, तो मैंने उनसे कहा भाई हम सिपा सालारों की कहानी क्यों लिखें, हम आम आदमी की कहानी क्यों ना लिखें। मैं एक आम आदमी को जानता हूं, मैं सिपा सालारों को तो नहीं जानता, मैं तारीख के पन्ने क्यों खंगालूं, मैं वही लिखूं ना जिन लोगों को मैं जानता हूं। शायद हो सकता है मैं इतना वो नहीं हूं काबिल नहीं। जॉनरा मुख्तलिफ है जी, ना, बिल्कुल उस अलग। जॉनरा के लिए और राइटर है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल राइटर है। बिल्कुल। मैं वैसे सिर्फ आपकी एक बात आपको बताऊं कि ये जो तारीख में हमारी इस तरह के, एक तो मैं पहले ये बात कह दूं कि मुन्नू भाई का जब बार बार हमने जिक्र किया, तो मुन्नू भाई एक ऐसी शख्सियत है जिनका अदब से बेसिकली ताल्लुक था। तो अदब के जो असरात हैं या फ़लसफ़े के जो असरात हैं, जब वो ड्रामे पे मुरतब होते हैं तो गहरी बात निकलती है। अच्छा, तो जाहिर है मतलब वो आपने जैसे कहा कि बड़ी गहरी बात करते थे, जुमला बड़ा गहरा होता था। मैं आपको बल्कि एक उनकी कहानी है जो जजीरा के हवाले से, उन्होंने कमाल का उनका प्ले था, उसमें एक अंधा माशकी है, तो वो उसकी कार की टक्कर होती है, तो कार वाला उसको एक तरह की गाली देता हुआ, मतलब वो कहता है कि वो अंधा है। अच्छा, तो वो आगे से कहता है कि मैं बाबूजी अंधा ही नहीं, मेरी आंखें भी नहीं है। तो ये बड़ी गहरी बात वाह, है, मतलब वाह, उसने वाह। उसको भी बता वाह, दिया, वाह, मतलब वाह, क्या हाँ जी, बात वो है, इस तरह क्या से। बात है, क्या बाकी बात है। दूसरी बात ये कि आपने जैसे मतलब ये किरदार एक अखज़ किया जिसका 3-4 शादियां हुई, फिर उसके बाद वो अगले की तरफ चली। ये कोई मतलब लोगों के लिए ये बात है कि ये कोई अनयूजुअल इस तरह से नहीं है कि अदब में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मौजूद है, सही बात है। कई चांद से सरे आसमां जी, शब्द जी, रहमान जी, फारूकी जी, का, जी, जी। उसमें दाग वज़ीर देवी की जो बेगम, वालदा वज़ीर, हैं, हाँ, जी, 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 जी बनी ठनी, हाँ, वो जो है, जी, जी, तो जी, जी। मैं हमें 4 शादियां बिल्कुल, या 4 मतलब उसके बिल्कुल, बाद वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। आके सुकून मिलता है। हाँ। तो इसे अनयूजुअल भी नहीं है कुछ ऐसा। असल में देखिए रऊफ साहब, आप क्या बात कर रहे हैं ना, देखिए पहले क्या था, ड्रामा जो था ना वो लिटरेचर से अखज़ किया जाता था। आपने देखा है कितने ड्रामे हमारे जो हैं वो किसी उससे, और उस दौर में रशियन अदब भी से भी आप इस्तेफादा करते थे। अब क्या हो रहा है कि हम डाइजेस्ट से इस्तेफादा कर रहे हैं। मसला ये हो गया ना कि अब सोच मतलब शैलो हो गई आपकी, कि पहले जो था आपका जो कैनवस था वो बहुत बड़ा था, आपको अपनी खिड़की से बहुत वुसअत वाला आसमान नजर आता था। अब आपका आसमान इतना सा हो गया, तो जब इतना सा होना तो फिर आपकी हर सोच भी छोटी सी हो जाती है। तो सब इसी तरह सोच रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा चीज जो लैक कर रही है वो यही है कि हमारा अदब से, लिटरेचर से हमारा ताल्लुक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए खत्म हो गया। हल क्या निकाला जाए, मतलब आगे आपने लिखना है। एक तो ये भी बता दीजिए कि अगला ड्रामा आपका कहाँ आ रहा होगा, क्या आ जी, रहा मैं होगा? हम टीवी से कर रहा हूँ, उसका नाम है बहुत बुरी बात। बहुत बुरी बात। बहुत बुरी बात। क्या उसमें वाकई बहुत बुरी बात है? अभी मैंने बस उसका लिखना थोड़ा सा किया, वो मैं बिल्कुल यंग बच्चों पे लिख रहा हूँ, 16-17 साल के जो लोग बच्चे तो- होते हैं उनकी साइकी के लोग ऊपर तो लिख रहा कहते हैं हूँ। किसी पिछी मोहब्बत में भी बहुत सी बुरी बातें हैं। अब आपने वाकई बुरी बात निकाल लिया है। हाँ, अब बहुत बुरी बात है। और ये मतलब ये मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि यूथ के ऊपर, क्योंकि मेरा आजकल बड़ा इंटरेक्शन भी है अच्छा। बच्चे बच्चियों से, तो मुझे लगता है उनके ऊपर लिखना चाहिए। किस चीज को आप बुरी बात डिफाइन कर रहे हैं? बुरी बात सोसाइटी है। देखिए सोसाइटी की बुरी बातें ना जिनको हम अच्छी बात समझ के अपने पर वो कर रहे हैं ना, लागू कर रहे हैं, उस पे वो कर रहे हैं। तो लेकिन दूसरे मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें क्या होता है कि लिखना, मैं कहता हूं वही बात जो हम हमेशा से करते हैं कि जी लिखना कोई कमाल नहीं है। बात ये कि वही बात है कि अगर आप उस लिखे हुए में मतलब कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि जिसपे लोग मुतवज्जो। अब मुझे घिसी पिटी मोहब्बत की ना एक बात अच्छी लगी कि इसको उस ऑडियंस से देखा जो नेटफ्लिक्स देख रहे थे, जो अमेजॉन देख रहे थे। मतलब वो ऑडियंस जो कहती थी हमें पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखना, तो मुझे लगता है कि यार वो जो रूठ गई है ना ऑडियंस, उसके लिए भी तो आपको करना है। अब आप देखें, हम कहते हैं कि ये हमारा ड्रामा सिर्फ खवातीन के लिए हो गया है, सिर्फ औरतें देख रही हैं, तो वो जाहिर सी बात है चैनल वालों को भी ये बात समझ में आ गई है कि जी औरतें देख रही है, तो हमें तो हम हाँ सॉरी इधर बिल्कुल देख ले, इधर देख ले। तो चैनल वालों को भी ये हो गया है कि भाई अब हमें औरतों के लिए ड्रामे बनाने सारे उसी तरह के। लेकिन मैं कहता हूँ यार औरतों के लिए भी बनाए तो कुछ मतलब औरतें भी कोई ऐसी थोड़ी है कि मतलब हमने औरतों को इतना गया गुजरा क्यों समझ लिया है। औरतों के लिए भी तो करें, कोई स्पोर्ट्समैन। किसने समझा गया गुजरा औरतों को? चैनल वालों ने समझा है। नहीं आप वैसे बाकी बात सही है, मतलब एक क्लास में देखा था, हालांकि आपने भी ये बात कर दी, क्या हो गया? मैं वो चैनल वालों की बात कर रहा हूँ जो घिसे पिटे ड्रामों की बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि खवातीन वो बल्कि पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि खवातीन गई गुजरी नहीं है, बिल्कुल बल्कि खवातीन सोच वाली हैं। खवातीन बहुत सोचे, बल्कि मैं कहता हूँ खवातीन जितनी रिस्पॉन्सिबल है, खवातीन जितनी, मैं तो जो अब देख रहा हूँ ना आम जिंदगी में, मैंने पिछले दिनों क्लासेस ली ड्रामे के ऊपर, तो आप यकीन करें रूफ साहब एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं गया वहाँ, उन्होंने कहा आपको इनसे ड्रामा लिखवाना है, मैंने ऐसी इनसे गपशप करनी शुरू कर दी। मैं लड़कियों की तरफ आया, लड़कियों ने फौरन खिंचाई मेरी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये टीवी ड्रामे के कारिंदा बैठे हुए, उन्होंने कहा आपके उस जमाने में कोई ड्रामा चल रहा था बेटी, उसमें खूब औरत पिट रही है, करिए, तो उन्होंने कहा आप लोग क्या ऐसे ड्रामे आप लोगों के इसमें चलते हैं, और हम तो मतलब आप क्या, हम इस तरह की लड़कियां आपको लग रही हैं, मतलब इस तरह की लड़की की कोई कहानी क्यों नहीं होती। अच्छा मैंने लड़कों से बात की, लड़कों की सोच वही कि
कि लड़कियां देखें इस तरह का लिबास पहन के जब बाहर निकलती हैं तो वो लोग उससे बो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मैंने कहा एक बात बताएं, आपकी मतलब जीन्स जो है वो फटी हुई है हर तरफ से, आपने स्पाइक्स बनाए हुए और आपकी सोच वही है जो पुरानी बुढ़ी दादी अम्माओं वाली होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो क्लास थी उसमें 25 में से सिर्फ 2 लड़के रह गए, बाकी लड़कियां रह गई। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, उन लड़कियों ने जो मुझे ड्रामे लिख के दिए, आप यकीन करें मैं हैरान हो गया। इतनी मतलब प्रोग्रेसिव सोच, इतना अच्छा उनका लिखने का वो, तो मुझे लगा कि यार लोग जो कहते हैं, मुझे वाकई लगा कि लड़कियां आगे हैं इस वक्त। ये हमें बहुत एक गहरी बात कह दी है फसी ने कि तमाम लड़कों को सोचना चाहिए आगे आके ज़िंदगी में आपको दोस्तियां भी होनी है, आपकी शादियां भी होनी है, तो लड़कियां मुख्तलिफ सोच की होंगी। अब आप ये सोच के मत ना करें, बिल्कुल ना करें कि आपको घिसी पिटी सोच वाली बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल 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 सही है। फसी का हमें लेकिन फसी ऐसे में आप एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत राइटर और तख्लीककार हैं। इस मुआशरे की तरबियत की जा सकती है, ये जो सोसाइटी जिस सोच की आप बात कर रहे हैं इसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, मगर एक सेट पाथ पर इन्हें चलना चाहिए। एक जो जहनी तरबियत जो हम आजकल ड्रामाज में ख़वातीन के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, वो किस जानिब जा रही है। जैसे कि उस लड़की ने कहा 4 शादियां करके क्या कर लिया, मैं तो ये सब खुद भी कर सकती थी। ये सोच, डू यू थिंक इट इज़ राइट कि ये 4 शादियां करके जो मैंने कर लिया ये तो मैं खुद भी कर सकती थी, मैंने 4 शादियां क्यों की? इस सोच बारे देखिए मैं एक बात बताऊं, अब देखें एक बात जो मैसेजेस की लोग करते हैं ना, अक्सर मुझसे भी लोग कहते हैं कि ड्रामे में मैसेजेस, अच्छा मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं कि आप मैसेज मतलब एक वास की तरह आप ये ड्रामे को लें। मतलब ड्रामा ये होता है कि ड्रामा आप कर रहे हैं, वही बात है ना, मैं कहता हूँ सवाल उठाएं, सवाल उठाना मैसेजेस से मुझे लगता है बेहतर। जैसे इसमें हैरेसमेंट के ऊपर भी वो चीज़ आई है कि एक सीन है, एक छोटी बच्ची है जो मैट्रिक की, उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी जा रहा है, उसको कर रहा है, तो वो लड़की क्या करती है, वो लड़की को हमने दिखाया है कि वो लड़की के जाहिर सी बात है मैट्रिक की लड़की, उसका बैग इतना हैवी सा है, वो क्या करती है, वो आता है उसके करीब, जब उसको करने लगता है वो बैग उठाती है, उसको घुमा के मारती है। वो इस तरह का आदमी होता है, वो सेल्फ डिफेंस भी सिखाती है। सेल्फ डिफेंस, क्योंकि पता है मैंने ना कराची में देखा, ये एक मेरे आंखों देखा एक वाकया है कि मैं गया स्टॉप पे, मैं खड़ा था, वहां देखा एक बच्ची है, मैट्रिक की थी और अच्छी मतलब हाथ पांव वाली लड़की, कोई ऐसी नहीं बिल्कुल, बहुत एक हीरोइन ची टाइप का आदमी, बिल्कुल दुबला पतला, वो उसके पीछे पीछे वो जा रहा था ना, वो उसको तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है। तो मुझे इतना वो लड़की चीख रही है, रो रही है, तो मुझे इतना वो, मैंने यार ये लड़की इसके हाथ में, खैर बाद में जाके हम लोग 2-3 लोग थे उन्होंने वो किया, लेकिन मुझे इतना हुआ, मैंने उस लड़की को कहा, मैंने यार आप खुद इतनी माशाल्लाह, मैंने घुमा के मारो इसको, मैंने इसके अंदर जान है जो तुम्हें ये वो करेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि हमारे ड्रामों में औरतों को मतलब देखिए क्या हो रहा है, विक्टिम दिखा रहे हैं, हम कोई इसका सोल्यूशन नहीं दिखा रहे। ये चीज़ मेरे जहन में थी कि भाई आप हर उसमें वही दिखा रहे हैं, अब्यूज अब्यूज अब्यूज, आपको दिखा दिया ना आपने हर चीज़ के बारे में, अब उसका तरीका तो दिखाओ। ट्रांसजेंडर्स को दिखाते हैं, हर उसमें उनको दिखा रहे हैं जी, वो कह रहे हैं मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया, मेरे बाप ने, भाई कोई और पहलू भी तो दिखाओ। जैसे इसमें हमने ट्रांसजेंडर को दिखाया, वो लड़की आती है, लड़की के पास आते हैं भीख मांगने, वो कहती है मैं भीख तो नहीं दूंगी, तुम्हें काम करना है तो करो, वो उसको लेके जाती है अपने कैफे में काम करवाती है। तो मुझे लगता है कि अब ना इन चीजों से हटके, ये मैसेजेस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं एक सोच को आपको बिल्डअप करना चाहिए। और ये सोच हमने आपके ड्रामास में भी देखी, कुद्दूसी साहब की बेवा में देखी, बिल्कुल आपने जिस तरह से उन मौजूआत को उठाया तरबियत करने के लिए। फसी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ आए, एक बहुत बड़े राइटर से पब्लिक हमने आपको मिलवा दिया, एक नन्ना मुन्ना सा आईटी एक्सपर्ट भी दिखाएंगे, मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर पब्लिक, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक नन्ना मुन्ना सा साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे कम उम्र में इसने ये अवार्ड हासिल किया। रूफ साहब, पाकिस्तान में कितने कितने खूबसूरत बच्चे जिन्होंने इतनी इतनी अचीवमेंट्स की हुई हैं मौजूद हैं। ये खूबसूरती वैसे देखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत है वो, लेकिन ये है कि उसके अलावा उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में इकबाल ने इन्हें शाहीन कहा था। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद। उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप तो बहुत ही छोटे से हो अभी, और ये रोबोटिक्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, रोबोट बनाओगे, ये किस तरह से ख्याल आ गया? मतलब वो जो आपकी तालीम है उसमें साइंस का कितना दखल है, आपके अपनी जो स्कूल वगैरह है उसकी एजुकेशन का है, या गैर निसाबी सरगर्मियाँ आपकी ऐसी हैं जो आपको उस तरफ लेके जाती हैं? देखिए, कंप्यूटर का मेरा पैशन था, स्टार्ट मैंने 4 इयर्स की ऐसे लिया था, मैं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट लिया था। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं हैं कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ, और कुछ टीचर्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी में कहते थे कि कंप्यूटर अच्छा नहीं, बच्चे खराब होते हैं। दैट वाज अ फैक्ट। तो इसको फेस करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स, टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन सब की
सबकी कोशिशें हैं उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बाकी 2015 में मैंने एक समर वेकेशन वर्क के लिए ना, बल्कि 2015 में आई वाज ऑनररी मेंबर ऑफ पास यूनिवर्सिटी डबल डिपार्टमेंट। अच्छा। वहाँ पर रोबोटिक्स की मीटिंग्स ली, रोबोटिक्स के वर्कशॉप अटेंड की। वहाँ पर बहुत से टीचर ऐसे मिले जिन्होंने मुझे रोबोटिक्स की चीज़ों के बारे में सिखाया। बाकी वहाँ के जो हाँ। स्टूडेंट्स थे वो मेरे फ्रेंड्स बन गए, जो कि अब PhD लेवल पर हैं। तो उनसे भी अगर कोई इशू वगैरह होता है रोबोटिक्स की फील्ड में तो उनसे नो हाउ ले लेता हूँ, कोई लर्निंग्स वगैरह ले लेता हूँ। बाकी in the age of 7 I brought the record for working in Microsoft Software Technology Specialist and Microsoft Surface Solution Associate. हुजैर, I was आपके the- जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस उम्र में तो रोबोट्स के साथ खेलते हैं, गाड़ियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आप तो एक तख्लीकार बन गए। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? इंस्पायरेशन देखें, हर वो आदमी है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। मैंने पेट रखा हुआ है, तो उनके एक डॉक्टर हैं पेट के, वेटनरी, तो उन्होंने मेरा पेट रिकवर कराया था। बहुत ज़्यादा हो गया था, बीमार हो गया था, इल हो गया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी रिकवरी इसकी करवाई थी। तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ। बाकी आप देख लें PTV के चेयरमैन हैं, तो उनसे भी मैं इंस्पायर हूँ। उनका टॉकिंग स्टाइल जो है, उनकी इंग्लिश उर्दू सब मिक्स करके पंजाबी में भी बोलना, उनका भी स्टाइल बड़ा मज़े का। इस तरह जो लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं ना, मुझे उनसे इंस्पायरेशन है। ये बताओ कि जैसे अभी मुनीज़ा ने ये पूछा कि आप तो खुद अभी रोबोट्स के साथ या टॉयज़ के साथ खेलने की उम्र है और आप बनाने जा रहे हैं एक कार ऐसी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, जो अभी एलॉन मस्क की जैसे मतलब वो मतलब इंस्पिरेशन आपकी वो है। अमेरिका में ये गाड़ियाँ ऐसी बन रही हैं, चाइना में बन रही हैं, पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आप बहुत ही एडवांस लेवल पे सोच रहे हो। तो किसी कार कंपनी के साथ मुआहदा करके करोगे अभी तजर्बाती शक्ल में आपका ये जो काम है? देखें, प्रोजेक्ट्स तो मैं बहुत सारे बना चुका हूँ, और जो मेरा ड्राइवरलेस कार है मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मींस अराउंड 2015-16 की बात है ये। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था कि अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया है तो आप गाड़ी जो है वो खुद ही फाइंड करे कि वे किस साइड पे जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट पे जाना है। जिस साइड पे जाना होगा तो खुद ही मूव कर देगी उस साइड पे। तो इसका ये था। तो बाकी इसमें देख लें कि उस वक्त मैंने काम किया था, और ये जस्ट अ प्रोटोटाइप था, एक छोटी सी कार को लेकर मैंने डिजाइन किया था। बाकी अब इसमें काम कर रहा हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त वो IoT गीजर है, जो रिसेंट डेवलप किया मैंने। तो इसके साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स बना चुका हूँ, इसके बारे में भी बताते हैं। उज़ैर, जिस तरह मुनीज़े ने कहा कि आपकी बहुत कम उम्र है, उज़ैर एक उज़ैर ये बताओ, आप कह रहे हो कि कार खुद फैसला करेगी मैंने लेफ्ट जाना है राइट जाना है। हमारे यहाँ जो रिक्शा चलाने वाले हैं उसको नहीं पता होता मैंने लेफ्ट जाना है राइट जाना है, वो किसी और ही तरफ चल पड़ता है। वहाँ पे आपकी कार क्या करेगी? देखें, अब तो बाहर के मुल्कों में इसके टेस्टिंग फेज चल रहे हैं ड्राइवरलेस कार के, तो इन कमिंग ईयर्स 2 से 3 साल में ये कार्स आ भी जाएंगी। अच्छा। बाकी पाकिस्तान में बात रहेगी, पाकिस्तान में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान अभी उस लेवल का अपग्रेड नहीं है, इसकी रोड्स वैसी नहीं है कि वो जो कार्स हैं वो यहाँ पर आकर चलें। तो बाकी इसको अपग्रेड होने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स की बाकी होंगी, फिर छुट्टी हो जाएगी मोस्टली। ये बहुत बड़ा तजुर्बा होगा अगर उज़ैर ने वाकई कोई ऐसी गाड़ी बना ली जो साइकिलों के बीच में से, मोटरसाइकिलों के बीच में से, रिक्शों, ट्रकों, वैगनों के बीच में से रास्ता बनाती है। हमें ऐसी गाड़ियों की अशद जरूरत है। अच्छा हरमीत, आप शामिल गुफ्तगू हो जाओ। जी बिल्कुल। उज़ैर से मैं ये पूछना चाह रहा था, उज़ैर देखेंगे आपकी उम्र बड़ी छोटी सी उम्र है, जिस तरह मुनीज़े ने कहा कि खेल कूद का टाइम है, अब रोबोट से बच्चे आपकी उम्र में खेलते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब आपके दोस्त कहते हैं कि उज़ैर चलते खेलने के लिए और आप कहते हैं नहीं मैंने काम करना है, तो कितने दोस्तों को नाराज़ कर चुके हो अब तक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे उस लेवल के दोस्त नहीं है, PhD लेवल के दोस्त उम्र से बने ही नहीं, क्योंकि मैं रहा बड़ों में ज़्यादातर मेरे जो सबसे फर्स्ट फ्रेंड थे वो मेरे चाचू थे। तो उस वक्त चाचू से फ्रेंडशिप थी। बाकी मुझे बड़ों वाले शौक थे, कह लें कि लॉन्ग ड्राइव का शौक है। बाकी सॉन्ग्स हो गए, पुराने सॉन्ग्स हो गए, मुझे पुराने सॉन्ग ज्यादा पसंद है, पंजाबी हो गए, ये भी सब कुछ। तो बाकी ये समझ लें कि मैं ज्यादातर कौन सा गाना ज्यादा पसंद है? हुज़ैर, कौन सा गाना पसंद है? बने नहीं, बाकी आके ओ लेवल में बने हैं कुछ 5 से दोस्त। हुज़ैर, गाने कौन से पसंद है? गाने आप समझ ले, पंजाबी भी हो गए, कौन सा? कोई पंजाबी गाना सुना दो फिर। कहते ना कि ओल्ड इज कोई गोल्ड। पंजाबी गाना सुना दो फिर। पंजाबी गाना हो जाए कोई, तो इस वक्त तो मुझे नूरजान का वही याद है कि मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, और कुछ ज्यादा याद नहीं है। हुज़ैर, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी हॉबीज क्या होती हैं, फ्री टाइम में एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत सवाल कर रही हूँ? क्योंकि हॉबीज तो शायद नहीं होंगी आपकी, खेल कूद। नहीं, इस सब है। ये मेरा गिटार का भी शौक है, गिटार का भी प्लेयर हूँ, तो वो भी बजाता हूँ फ्री टाइम में अपने। तो उस वक्त उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो इसलिए गानों का भी थोड़ा बहुत शौक है। बाकी चीज़ें हैं
साथ अपना पेट रखा हुआ है, उसके साथ टाइम स्पेंड हो गया। बाकी फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया हाइजीन वगैरह के लिए। अरे वाह, कमाल है ये तो। मतलब देखो ना, टाइम को आप बच्चों के लिए जो नए आपकी तरफ देख रहे हैं उनकी तरफ क्या बताओगे? अपना टाइम किस तरह डिवाइड करें? वो टाइम देखें डिवाइड करना पड़ता है। जब मैं स्कूल में था तो स्कूल से वापसी पर आकर घर खाना खाते हुए कार्टून्स देखता था। हालांकि अब बच्चे डेडिकेटेड टाइम ही कार्टून्स को देते हैं, तो इस तरह आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। बाकी चीज़ें हैं, अब मैं फ्री टाइम में अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं, साथ गिटार का भी प्लेयर हूँ, बाकी सही। चीज़ें इसके साथ साथ बहुत बाकी काम भी मेहरबानी। होते रहते हैं। बहुत तो एक से शुक्रिया सो के मेरा उज़ैर, पैशन आप हमारे उसकी- साथ मौजूद उसकी थे। तरफ आपने बताया कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ वर्क प्रेफरेंसेस के साथ साथ आप टाइम किस तरह मैनेज करते हो, ये सब गुफ्तगू हमारे साथ आपने की। बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ साहब, एक ट्रेलर देखते हैं सोल मूवी का, विच इज़ बेस्ड ऑन लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? लेट अस सी इन दिस ट्रेलर। ऑल दिस लिविंग रियली वर्थ डाइंग फॉर। कितनी खूबसूरत बात क्या की है ना मतलब रऊफ साहब। खूबसूरत बात उसने कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको म्यूजिक को सुनना, बिल्कुल। इस फिल्म के एक ऐसा तिलस्माती असर है एनिमेटेड उसके जरिए उन्होंने, मतलब कॉनी की कहानी है, जो उसका टीचर है, म्यूजिक उसको पसंद है, जैज की बैकग्राउंड है, न्यूयॉर्क के कैफे हैं, न्यूयॉर्क का माहौल है। आप अपने वक्त में तो नहीं पहुंच गए। क्या मतलब बात है तो क्या बात है। मेरे ख्याल में फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। और कहानियां बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं बताते, इससे कि फिर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा तो बता देना रऊफ साहब, हरमीत को तजस्सुस हो रहा है। हाँ, हरमीत, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल। कौन एक लड़की है, म्यूजिक में वो एक लॉस जैसे म्यूजिक की कहानी जिस तरह से चलती है। जो उसका टीचर है, जो अपने क्लास में उसके क्लासमेट से कहता है कि जैज के वो तालीम दे रहा है, बाकी लोग जो है ना वो बीट के मुताबिक नहीं चल रहे। अच्छा। और ये लॉस्ट होती है बिल्कुल म्यूजिक में। तो वो उस हवाले से वो मजाक उसका उड़ाया जाता है। वो टीचर कहता है देखो, म्यूजिक में जाके इस तरह से लॉस्ट हो जाना कोई बुराई की बात नहीं है, बल्कि ये भी एक कहानी में मतलब एक म्यूजिक के लिए बड़ी दिलचस्प चीज है। अच्छा, जैज के बारे में आपको बताऊं। जैज के बारे में ये कहा जाता है कि जैज बुनियादी तौर पे कालों की बीट से निकल के एक नई चीज, यानी जो रूटीन म्यूजिक है उससे निकल के एक नया म्यूजिक की इख्तरा है। मैं वैसे ये बताऊं कि आपको इस हवाले से मतलब बाद लोगों के एतराज़ात भी हैं कि जैज़ की सही जगह जो है वो शिकागो है, वो न्यूयॉर्क नहीं है। लेकिन इन्होंने न्यूयॉर्क की बैकग्राउंड में मतलब वो किया। रऊफ साहब, पाजी को तो भंगड़े से ही मतलब है। हाँ। वैसे मुनीजे मैं जब देखता हूँ ना, रऊफ साहब जब तबसरा करते हैं कोई फिल्म पे, तो इस बार जब मैं लाहौर आया ना, कोई प्लानिंग करते हैं, तीनों मिलके कोई फिल्म देखते हैं। अच्छा, ये सोल ही देखने चले जाएगा। आप जरा यहाँ आ जाए ना, तो फिर आप स्टूडियो से हमारे साथ प्रोग्राम कर लें, फिल्में आप देखते रहिएगा बाद में भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि पूरे प्लानिंग करते हैं, तीनों जाएंगे और साथ साथ में रऊफ साहब का हल्का फुल्का तबसरा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर तबसरा होगा। अच्छा भारत, फिल्म देखिए आप, एंजॉय करें, बहुत मजे की फिल्म है, एनिमेटेड फिल्म है, बच्चों के लिए है, बड़े भी इसको देख सकेंगे। इसमें मैसेज, एनिमेटेड मूवीज ज्यादा पसंद की जाती हैं रऊफ साहब। बहुत खूबसूरत होती है, इसमें मेहनत बड़ी होती है, और फिर उसके डायलॉग कैसे दिल को मोह लेने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि डायलॉग ऐसे हैं जो दिल को मोह लेते हैं, और फिर जो एम्बियंस क्रिएट हुआ है, जो माहौल इर्द गिर्द का क्रिएट किया गया, वो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल रऊफ साहब, अब हम सारा कुछ तो आवाम को नहीं बताएंगे, वरना वो ख्वाबों में चले जाएंगे। अभी हम इनसे इजाजत लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में, करेंगे मजीद दिलचस्प बातें नए टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।